हेलो बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपने क्लास 11th के अकाउंट्स के चैप्टर 1 का सबसे पहले रिवीजन स्टार्ट। चैप्टर 1 बेसिकली इंट्रोडक्शन चैप्टर है और हमारे फाइनल एग्जाम के अंदर इसका थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है मैक्सिमम वेटेज अप टू 3 मार्क्स की। ठीक है, तो एक बार फटाफट से हम गो थ्रू करेंगे कि जो हमने मेन वीडियोस के अंदर पढ़ाई करी थी और आज उस पूरे चैप्टर को एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको इसमें सिखाया था कि अकाउंटिंग क्या होता है। तो अकाउंटिंग बेसिकली बिजनेस की एक लैंग्वेज होती है। अब अकाउंटिंग की डेफिनेशन अगर हमसे एग्जाम में पूछता है कि अकाउंटिंग क्या है, तो आपको ये वाली डेफिनेशन लर्न करके लिखनी है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। बाकी इसको समझने के लिए मैंने आपको कहा था कि आप एक कोड याद रखो। एक निम्नलिखित कोड था IMRCSAC। आई का मतलब मैंने आपको बताया था होता है सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन। अब किस चीज़ का आइडेंटिफिकेशन? ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब है कि कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, हम सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं, या कोई भी ऐसा इवेंट जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग में सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करेंगे। कोई पर्सनल ट्रांजैक्शन है तो उससे हमें यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला स्टेप। दूसरा होता है मेजरमेंट, यानी कि M। मेजरमेंट का मतलब है कि जो भी ट्रांजैक्शन है, जो भी इवेंट है, उसे हम मनी की टर्म्स में क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो ये बन गया मेजरमेंट। अब उसके बाद हमारा तीसरा स्टेप होता है R का मतलब मैंने आपको बताया था रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं? हम एक बुक बनाते हैं। अब तो आपने पढ़ रखा है सब कुछ। उस बुक को बोलते हैं जर्नल, जिसमें सबसे पहले ट्रांजैक्शन जो होती है वो क्या की जाती है? रिकॉर्ड की जाती है। तो इसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग। फिर उसके बाद होता है क्लासीफाइंग, चौथा स्टेप। क्लासीफाइंग का मतलब ये होता है कि जो एक जैसे नेचर के रिकॉर्डेड आइटम्स हैं उन्हें हम एक सिंगल जगह पोस्ट करते हैं, जिसमें हम बनाते हैं टी शेप लेजर। ये भी आप चैप्टर में पढ़ चुके हो। तो इस स्टेप को बोलते हैं क्लासीफाइंग। तो सबसे पहले I, फिर M, फिर R, फिर C। यहाँ तक हो गए 4 स्टेप। फिर 5वें स्टेप में हम करते हैं समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब मैंने आपको बताया था कि अब हम इसमें समरी बनाते हैं। समरी बनाने का मतलब है कि ट्रायल बैलेंस जिसको बोला जाता है वो प्रिपेयर करते हैं। तो जितने भी लेजर अकाउंट्स हमने बनाए टी शेप वाले, उन सबके बैलेंसेस को हम एक जगह लिख देते हैं। दैट इज नोन एज ट्रायल बैलेंस, और इस स्टेप को बोलते हैं समराइजिंग। उसके बाद हमारा अगला स्टेप था एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब होता है कि जब हम समराइज करते हैं फिर उसके बाद हमें फाइनली उसके ऊपर सोचना है, एनालाइज करना है और उससे कुछ रिजल्ट निकालना है कि हमें प्रॉफिट हुआ या हमें नुकसान हुआ। इस स्टेप को बोलते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। और लास्ट स्टेप होता है बताना। किसे बताना? यूज़र को। इस स्टेप को हमने नाम दिया था कम्युनिकेशन या कम्युनिकेटिंग टू यूज़र। तो जो भी हमारे बिजनेस के रिजल्ट्स होते हैं वो हमें अपने यूज़र्स को बताने पड़ते हैं। तो 7 स्टेप्स में आप इसको ऐसा समझ लो कि ये हमारे अकाउंटिंग के प्रोसेस बन गए, अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स बन गए। फिर उसके बाद फिर इसमें क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यानी कि हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें हमने क्या क्या लिखे थे पॉइंट्स। पहला, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। एक तो हम रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं, अच्छे से अपने पास सिस्टमैटिकली लिख कर रख सकते हैं, तो इसीलिए हम अकाउंटिंग करते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस पता लगा सकते हैं, इसलिए अकाउंटिंग करते हैं। तीसरा, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। हम अपने बिजनेस की आर्थिक स्थिति का पता लगा सकते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा सकते हैं, जिसके लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। या आपने अगर बनाई होगी तो पता होगा। तो ये तीसरा ऑब्जेक्टिव। चौथा, इट फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ये ज़रूर लिखना है एग्जाम में। यानी कि अकाउंटिंग जो होता है वो मैनेजमेंट की मदद करता है, हेल्प करता है। किस चीज़ में? निर्णय लेने में, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो ये भी उसका एक ऑब्जेक्टिव हो गया। पांचवा, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। हमने लास्ट स्टेप में पढ़ा था ना, कम्युनिकेटिंग टू यूजर। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने यूजर को सारी जानकारी दे सकते हैं, इसीलिए अकाउंटिंग की जाती है। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव्स में से आप कोई भी 3 या 4 लिख सकते हो अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है तो। हाँ,
अब इसमें अगर आपको कुछ एक्सप्लेन करना है तो आप अपनी लैंग्वेज में ईजिली एक लाइन में एक्सप्लेन कर देना, मेन पॉइंट यही रहेगा। अच्छा, फिर इसके बाद था अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या हैं, मतलब अकाउंटिंग का फ़ायदा क्या है। तो देखो अकाउंटिंग का हमने क्या क्या फ़ायदा लिखा था, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, मतलब मैनेजमेंट की मदद करता है देखो डिसीजन मेकिंग में। दूसरा फ़ायदा, हम बिज़नेस का प्रॉफिट या लॉस पता लगा लेते हैं, ये भी तो फ़ायदा ही है ना एक तरह से। तीसरा फ़ायदा, हम बिज़नेस का फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा लेते हैं, आर्थिक स्थिति का, ये भी तो फ़ायदा ही है ना एक तरह से। रिप्लेसेस मेमोरी, ये अच्छा पॉइंट है कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब जब सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं तो फिर हमें टेंशन ही नहीं है कि दिमाग में सब कुछ याद रखना है, याद रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हम सब कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं। एविडेंस इन कोर्ट, कोर्ट के अंदर हम सबूत के तौर पर भी अपनी अकाउंटिंग दिखा सकते हैं कि देखो जी जज साहब ये हमने रिकॉर्डिंग में सब चीज़ें नोट कर रखी हैं, तो ये एक सबूत के तौर पर भी कोर्ट में कभी कभी काम आ सकता है। फैसिलिटेट्स लोन, आपको बैंक से लोन लेना है तो बैंक वाला कहेगा दिखाओ भाई अपना प्रॉफिट, तो आप अपनी अकाउंटिंग से दिखा सकते हो, तो उसमें मदद करता है। फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्सेस, सरकार आपसे टैक्स लेती है तो उसको टैक्स देने से पहले आपको अपना प्रॉफिट तो पता लगाना पड़ेगा और वो अकाउंटिंग की मदद से हम पता लगा लेते हैं। तो मतलब कितने सारे फ़ायदे हो गए, कोई भी आप लिख सकते हो। फिर एक और क्वेश्चन बनता है जो इम्पोर्टेंट है कि अकाउंटिंग के लिमिटेशंस क्या थे, क्या नुकसान है अकाउंटिंग के, क्या खामियां हैं अकाउंटिंग में, तो ये ज़रूर अच्छे से याद रखना। देखो पहला था अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, यानी कि हम अकाउंटिंग जो करते हैं वो पूरी तरह से एग्जैक्ट नहीं होती, क्योंकि अकाउंटिंग में हम कुछ कभी कभी अलग अलग जगहों पर एस्टीमेट्स बनाते हैं, अनुमान लगाते हैं, हम सोच लेते हैं कि अच्छा ऐसा होगा या ये हो सकता है, तो पूरी तरह से ये एग्जैक्ट नहीं है। दूसरा, अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अब हमारी फैक्ट्री में दो लोगों की आपस में लड़ाई हो गई, भयंकर लड़ाई हो गई। अब इस चीज़ को, इस लड़ाई वाली बात को हम रिकॉर्ड तो कर नहीं सकते क्योंकि इसमें कोई मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड सिर्फ वही कर सकता है जो क्वांटिटेटिव चीज़ें, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को ये इग्नोर करता है, ये भी मतलब एक लिमिटेशन हो गया। तीसरा, अकाउंटिंग प्राइस लेवल चेंजेस को भी इग्नोर करता है। मैंने इसका एग्जांपल दिया था कि आपने मान लो मोबाइल फ़ोन खरीदा, 2 या 3 हफ्ते के बाद उसका मार्केट में प्राइस चेंज हो गया, तो हम उस मार्केट के प्राइस को कुछ नहीं करते, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम अकाउंटिंग में जो एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं कॉस्ट, तो वो तो फिर वही रिकॉर्डेड रहता है। तो ये भी एक लिमिटेशन है कि अकाउंटिंग मार्केट प्राइस को इग्नोर करता है, चेंज को इग्नोर करता है। और चौथा, बहुत ही अच्छा, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या था कि हम मैनिपुलेट करते हैं, हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को या अपने रिकॉर्ड्स को अच्छा दिखाते हैं, ताकि हमें कई बार बैंक से लोन लेना होता है, या हम कई बार ख़राब भी दिखा देते हैं, मान लो हमें टैक्स की चोरी करनी है, तो मतलब किसी भी तरह से हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो दैट इज़ विंडो ड्रेसिंग। फिर था अकाउंटिंग प्रोसेस, तो वो मैंने आपको बता ही दिया, IMRC SAC। आई मतलब आइडेंटिफिकेशन, M मतलब मेजरमेंट, R मतलब रिकॉर्डिंग, C मतलब क्लासीफाइंग, S मतलब समराइजिंग, A मतलब एनालिसिस और C मतलब कम्युनिकेटिंग टू यूजर। उसके बाद आपको मैंने बताया था एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर करा था, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग के क्या क्या ब्रांच होते हैं, ये भी पूछ सकता है। तो देखो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछे तो 3 मेन ब्रांचेस ज़रूर लिखना, 2 ब्लू वाली जो है वो कम अच्छी हैं, या मतलब वो रेलिवेंट कम है, तो 3 मेन ब्रांचेस ज़रूर हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो जो आप अभी क्लास 11th में कर रहे हो, यानी कि जिसमें आप बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस का पता लगाते हो, दैट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरी होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग ऐसी होती है जो आप आगे चलकर पढ़ोगे हायर स्टडीज़ में, जिसमें आपको किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना होगा कि इस प्रोडक्ट को बनाने की लागत क्या है, कॉस्ट क्या है, तो उस अकाउंटिंग को कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। तीसरा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये भी आपके हायर स्टडीज़ में CA के अंदर एक प्रॉपर सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको सिखाई जाती हैं ऐसी अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट की हेल्प करती है डिसीजन लेने में, क्योंकि मैनेजमेंट को तो बड़े डिसीजंस लेने हैं कि हम ऐसा करें या ना करें, यहाँ इन्वेस्ट करें या ना करें, तो अब ये डिसीजंस लेने में जो अकाउंटिंग मदद करती है उस अकाउंटिंग को बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये हो गए जी 3 मेन एस्पेक्ट्स। फिर उसके बाद था हमारा एक और टॉपिक बढ़िया सा कि भैया बुक कीपिंग क्या है और अकाउंटिंग क्या है, इसमें डिफरेंस पूछ लेते हैं। तो देखो बच्चों, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस ऐसे समझ लेना, बुक कीपिंग एक छोटी चीज़ है, नॉर्मली IMRC
लेकिन अकाउंटिंग एक बड़ी चीज़ है जिसमें IMRC तो ठीक है लेकिन SAC भी आएगा। अब बुक कीपिंग जो होता है वो उसके बारे में लिखा है कि इसमें सिर्फ हम IMRC करते हैं, जबकि अकाउंटिंग के अंदर SAC भी कर रहे हैं, मतलब समराइजिंग, एनालिसिस और कम्युनिकेटिंग भी कर रहे हैं। बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज होगा, ऑब्वियसली पहले होगा, और अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज होगा। बुक कीपिंग एक रूटीन जॉब है, घिसा पिटा रेगुलर नेचर का, जबकि अकाउंटिंग एनालिटिकल जॉब है। बुक कीपिंग करने वाला व्यक्ति भी जूनियर स्टाफ का होता है, जबकि अकाउंटिंग करने वाला व्यक्ति एक पढ़ा लिखा आपकी तरह होशियार व्यक्ति होगा। और बुक कीपिंग के लिए हमें कोई स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल है, लेकिन अकाउंटिंग करने के लिए हमें स्पेशलाइज्ड स्किल्स चाहिए। तो 5 डिफरेंस है, कोई भी अपने मन पसंदीदा लिख सकते हो। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे पूछते हैं। फिर इसके बाद देखो हमने क्या कवर करा था, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है सर। तो देखो बच्चों, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का वैसे तो कीवर्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये आप 12th में पढ़ोगे, लेकिन आप ऐसा समझ लो कि भाई इसमें कुछ जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है। क्या है जानकारी? इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और लॉस, ये आप 11th में पढ़ते हो। इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन, जैसे बैलेंस शीट, वो भी आप 11th में पढ़ते हो। इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कैश फ्लो, अब ये हम 12th में पढ़ेंगे, लेकिन आप नाम याद रखना, कैश फ्लो, कैश मतलब नकद पैसा, फ्लो मतलब आना या जाना। तो ये 3 चीज़ें हमारी मेन जानकारी होती हैं, इसे कहते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब ये इन्फॉर्मेशन किसे बताई जाती है वो भी पढ़ेंगे, लेकिन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में 4 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर में भी आता है या 3 नंबर में भी आता है। तो देखो बच्चों, इस टॉपिक को बोलते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो देखो, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में 4 क्वालिटीज़ होनी चाहिए, बड़े ध्यान से देखना। एक होती है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जिस पर भरोसा करा जा सके, तो बस ये बन गई रिलायबिलिटी। रेलिवेंस, रेलिवेंस का मतलब होता है जितना ज़रूरी हो, एडिक्वेट हो। जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, अब आपने कहा मेरा नाम रोहित है, मैंने सुबह एप्पल खाया, फिर मैं दिन में घूमने गया, तो इसका मतलब आप बेफितूर बाकी बातें भी बता रहे हो, इनएडिक्वेट चीज़ें बता रहे हो। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट होनी चाहिए। रेलिवेंट का मतलब जितना ज़रूरी हो। तो ये हो गया दूसरा क्वालिटी। तीसरा, अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी कि आपको समझ आना चाहिए, हर यूज़र को समझ में आ जाए, ऐसी होनी चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब पता चला मैंने इन्फॉर्मेशन देनी है यूज़र को और मैंने अजीब से तरह से लिख दिया, कुछ भी लिख दिया ऊट पटांग, किसी को समझ ही नहीं आ रहा, तो वो बेकार है। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी। और चौथा होता है कंपैरेबिलिटी, हम कंपेयर कर सकें। तो भाई अच्छा, तुम्हारी कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, 1 करोड़, तुम्हारी ने कितना कमाया, अच्छा 2 करोड़, तुम्हारी ने 5 करोड़, ओ, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन ऐसी हो कि जिसको कंपेयर किया जा सके। और कंपैरिजन भी 2 तरह से होता है। जैसे कई बार आपका कंपैरिजन पापा करते हैं दूसरे बच्चे से कि देखो उसके टेस्ट में 20 आए, तुम्हारे तो 14 आए। और कई बार आपके अपने ही अंदर कंपैरिजन होता है। कैसे? पापा कहते हैं बेटा मैथ्स में तो तेरे बहुत अच्छे नंबर आए, हिंदी में तू फेल हो गया। तो इस तरह के कंपैरिजन को कहते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन, पहला वाला, मतलब एक ही कंपनी के अंदर कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन दूसरा वाला, जब बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में कंपैरिजन था, फर्म और फर्म के बीच में कंपैरिजन था, उसको बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। तो ये हो गया कंपैरेबिलिटी। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारी इंफॉर्मेशन में कितनी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कमेंट करना, ताकि मैं ये पता लगा पाऊँ कि क्या आपने वीडियो यहाँ तक देखी, प्रॉपरली सुनी कि नहीं। तो कमेंट में इसका आंसर करना कि इन्फॉर्मेशन में कितनी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो आंसर तो है वैसे 4, लेकिन कमेंट कर दोगे तो पता लगेगा कि सुना है। तो रेलिवेंस, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपैरेबिलिटी। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट 100% श्योर शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आता है ज़्यादातर एग्जाम में, यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र्स कौन होते हैं। तो देखो, हम मेनली कहते हैं 2 तरह के यूज़र्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं इंटरनल, एक को हम बोलते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल यूज़र्स उन्हें बोला जाता है आमतौर पर जिनके पास हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है, जो मतलब इन्फॉर्मेशन जो हमारी अपनी कंपनी की होती है उसको ले सकते हैं, उनका अधिकार है वो इन्फॉर्मेशन को देखना। तो उसमें हम जनरली मानते हैं 2 लोग हैं, ओनर्स और मैनेजमेंट। एक्सटर्नल यूज़र्स हम कहते हैं उन लोगों को जिनके पास जनरली एक्सेस नहीं होता। अब जैसे हमारे ऑफिस में सारा डेटा मेंटेन हो रहा है, अच्छा जी ये है, ये है, ये है, ये खर्चा हो गया, ये इनकम हो गई।
अब ये जानकारी का एक्सेस किसके पास होगा? जो मालिक हैं, जो मैनेजमेंट है। लेकिन बाकी जो बाहर के लोग हैं, मान लो कोई एम्प्लॉय है, मुलाजिम है, उन्हें हमें नहीं देना एक्सेस, वर्कर्स हैं उन्हें नहीं देना एक्सेस, बैंक है उसको नहीं देना, इन्वेस्टर। तो ये सब होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। लेकिन अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या आता है, वो बड़े ध्यान से सुनना। क्वेश्चन हमसे इसमें ये पूछता है कि अलग अलग यूजर्स को हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए, उनका इंटरेस्ट क्या है। तो आपको ये बातें लिखनी है कि ओनर इसलिए इंटरेस्टेड होता है क्योंकि उसे प्रॉफिट जानना है, मैनेजमेंट इसलिए इंटरेस्टेड होता है क्योंकि उसको डिसीजन लेना है, एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि उन्हें बोनस और सैलरी देखनी है अपनी कि समय पे मिलेगी कि नहीं, बैंक्स इसलिए इंटरेस्टेड होता है क्योंकि वो लोन देता है, इन्वेस्टर इसलिए सोचता है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कि क्या मैं इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करूं या ना करूं, क्रेडिटर्स इसलिए सोचते हैं क्योंकि उन्हें अपना पैसा चाहिए, वो कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस चेक करते हैं कि क्या ये कंपनी लोन देने लायक है, गवर्नमेंट इसलिए देखती है कि भाई इनसे टैक्स लिया जाएगा, पब्लिक आम जनता इसलिए देखती है कंपनी की इन्फॉर्मेशन कि भाई देखें ज़रा ये कैसी कंपनी है, अच्छी है कि कहीं नुकसान में तो नहीं चल रही, इनका प्रोडक्ट फिर कैसा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी कि नहीं होगी। रिसर्चर्स भी होते हैं जो कंपनी की इन्फॉर्मेशन को अपने रिसर्च के कामों में यूज़ करने के लिए देखते हैं। तो अलग अलग लोगों की अपनी मतलब दिलचस्पी है कंपनी की इन्फॉर्मेशन में। ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछ लेते हैं। और फिर एक छोटा सा क्वेश्चन होता है, पता होना चाहिए 1 नंबर के लिए भी, कि अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या फ़र्क है। तो अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में ये फ़र्क है कि अकाउंटेंसी जो है उधर वाला वो तो है ज्ञान। अब ज्ञान तो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि भैया ठीक है ज्ञान है, नॉलेज है, लेकिन अकाउंटिंग मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस, एक प्रक्रिया जिसमें आप अपने ज्ञान को अप्लाई करते हो। भाई ज्ञान तो है, आपको भी पता है डेबिट क्रेडिट, लेकिन क्या आप उसको अप्लाई कर पाते हो? क्या आप उस नॉलेज को जो सीख रहे हो अप्लाई करते हो? तो जब आप अप्लाई करते हो तो उसको कहते हैं अकाउंटिंग। तो ये मतलब कहानी हो गई। और लास्ट टॉपिक इसमें बच्चों होता है एक डिफरेंस के फॉर्म में, 3 नंबर का आ जाता है कभी कभी, कि डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम्स क्या होते हैं। हालांकि आपका चैप्टर है आगे जाके सिंगल एंट्री सिस्टम, तो आप समझ जाते हो, लेकिन मेन चीज़ ये है कि डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हम किसी भी ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं। ये एक कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में हम सिर्फ एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, और ये इसीलिए इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। और डबल एंट्री सिस्टम के अंदर पूरी दुनिया फॉलो कर रही है ये सिस्टम। सिंगल एंट्री बहुत ही छोटे बिजनेसेस करते हैं, जिनको मतलब नॉलेज ही नहीं है, जो डबल एंट्री नहीं कर पाते वो लोग करते हैं। बाकी डबल एंट्री सिस्टम में आप पता ही है आपको कि हम डेबिट्स क्रेडिट्स दोनों चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं और इसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं। जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में हम सिर्फ पता है क्या बनाते हैं, कैश बुक और पर्सनल अकाउंट्स, वो वहाँ लिखा हुआ है। तो ये सिस्टम जनरली कोई भी फॉलो नहीं करता। तो ये भी मतलब एक क्वेश्चन है जो आपसे इसमें पूछ सकता है। तो देखो पूरे चैप्टर 1 में हमने सिर्फ ये स्टडी करी थी, है ना। तो कभी भी आपको चैप्टर 1 रिवाइज करना हो ना अच्छे से, तो नोट्स आपके पास हैं ही, बस ये जो मैंने 16 मिनट कमेंट्री करी इसको ध्यान से सुन लेना, बस मेन पॉइंट्स को याद रखना, बाकी हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 2 जैसा कि आप जानते हैं, आपको मैंने बताया था, है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो इसमें देखो सबसे पहली टर्म थी बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है? मेनली बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब है कि कोई भी ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मतलब जो मनी के टर्म्स में हो, जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। सिंपल। अब इसको 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग यूनिट और दूसरा होता है मोड ऑफ सेटलमेंट के बेसिस पर। तो पहले मैं रिलेशनशिप के बेसिस पर बताता हूँ। तो इसमें 2 तरह की ट्रांजैक्शंस मानी जाती हैं, पहली इंटरनल और दूसरी एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ जो सिर्फ हम अपने बिजनेस के अंदर की चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है डेप्रीसिएशन, कि भाई मेरा अपना एसेट है, उसकी वैल्यू में गिरावट हो गई और उस गिरावट को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये एक इंटरनल ट्रांजैक्शन है। लेकिन एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन होती है जिसमें हम किसी बाहर के व्यक्ति का मतलब यूज़ कर रहे हैं, यानी कि या तो आप क्रेडिटर को पैसे दे रहे हो, या डेटर से पैसा ले रहे हो, बैंक को पैसा दे रहे हो, बैंक से पैसा ले रहे हो, कोई भी एक्सटर्नल अगर व्यक्ति इन्वॉल्व हो गया तो हम उसको कह देंगे एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। अब आते हैं दूसरे वाले साइड पर, मोड ऑफ सेटलमेंट, यानी कि सेटलमेंट के हिसाब से ट्रांजैक्शन 2 तरह की हो सकती हैं। एक को बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन, नकद वाली, जिसमें आप आज ही पैसे देते हो, सामान लेते हो, या सामान देते हो, पैसे देते हो। और दूसरी क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यानी कि उधार पे, आपने क्रेडिट परचेज सुना, क्रेडिट सेल सुना, ये सब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है।
तो इन सबको हम कह सकते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस। दूसरी चीज़ होती है अकाउंट। अब अकाउंट किसे कहते हैं, क्योंकि अब आपने लेजर चैप्टर पढ़ लिया है तो अब आपको पता ही है अकाउंट मतलब एक टी शेप वो खाता जिसमें हम सारी रिकॉर्डिंग एक जैसी कर देते हैं, तो दैट इज सिंपली अकाउंट। तो जिसको हमने पढ़ भी रखा है, जिसको क्या बोलते हैं हम, लेजर बोलते हैं। उसके बाद है हमारा थर्ड टर्म जिसका नाम है कैपिटल। कैपिटल बच्चों एक इंपॉर्टेंट टर्म है। कैपिटल का मतलब होता है कि जब कोई ओनर यानी कि प्रोप्राइटर बिजनेस में इन्वेस्ट करे। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ध्यान रखनी है कि जब हम इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तो सिर्फ यहाँ पर हम मनी यानी कि पैसा नहीं कहते। अगर प्रोप्राइटर अपने घर से कुछ गुड्स लेकर आता है या वो अपने घर से कुछ एसेट्स लेकर आता है तो वो सब चीज़ें भी कैपिटल ही कंसिडर की जाती हैं। तो जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया था कि एक प्रोप्राइटर बिजनेस के अंदर जो भी मनी या जो भी एसेट्स इन्वेस्ट कर रहा है उसको हम टर्म देते हैं कैपिटल। अब कैपिटल को दूसरे दो नामों से जाना जाता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। एक होता है नेटवर्थ और दूसरा होता है ओनर्स इक्विटी। बाकी कैपिटल को फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला भी है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। और यहाँ पर जो हम लाइबिलिटीज कह रहे हैं वो मेनली आउटसाइड लाइबिलिटीज है, क्योंकि कैपिटल खुद एक इंटरनल लाइबिलिटी है जो हम आगे भी वैसे कवर करते हैं। फिर हमने चौथी टर्म पढ़ी थी जिसका नाम था ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स बिल्कुल कैपिटल का ऑपोजिट होता है। ड्राइंग्स का मतलब है कि अगर प्रोप्राइटर यानी कि ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कुछ पैसा विड्रॉ कर ले या कुछ गुड्स विड्रॉ कर ले या कोई एसेट विड्रॉ कर ले तो हम उसको कहते हैं ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स जो होती है वो हमेशा हमारी कैपिटल को क्या करती है, कम करती है। फिर हमने पढ़ा था अगला टर्म बर्डन। सर बर्डन मतलब लाइबिलिटीज़। यस, यानी कि बिजनेस के नज़रिए से, बिजनेस के अकाउंटिंग एंगल से अगर समझा जाए तो बोझ कह सकते हैं, बर्डन लाइबिलिटीज़। तो लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है सिंपल, जो भी अमाउंट हमें देना है, पेबल यानी कि जो भी अमाउंट हमें देना है। अब इस लाइबिलिटी को हम कहते हैं कि ये दो प्रकार की हो सकती है। अगर ये ओनर के तरफ है तो इंटरनल लाइबिलिटी, और अगर आउटसाइडर्स के तरफ है तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ जो होती हैं वो मैंने आपको बताई थी कि दो तरह की होती हैं। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल करा था कि हमने सलमान से लोन लिया और हमने बोला कि हम तुम्हारे पैसे 3 महीने बाद वापस करेंगे। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हम तुम्हारे पैसे 3 साल या 5 साल बाद वापस करेंगे तो फिर वो अलग तरह का लाइबिलिटी माना जाता है। यानी कि दो तरह की लाइबिलिटीज़ होती हैं। 12 महीने से लंबी अवधि की लाइबिलिटीज़ को कहते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़, और अगर हमें 12 महीने के अंदर अंदर पेमेंट करनी हो तो हम कहते हैं करंट लाइबिलिटीज़। तो इसके एग्जाम्पल ज़रूर याद रखना बच्चों, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉन करंट लाइबिलिटी का है बैंक लोन, और करंट लाइबिलिटी में मेनली है सन्ड्री क्रेडिटर या बिल्स पेबल। अब बच्चा कहता है सर क्रेडिटर क्या होता है? तो बच्चों क्रेडिटर का आप सिंपल मतलब हमेशा याद रखना, क्रेडिटर एक ऐसी लाइबिलिटी है जो बेसिकली वो व्यक्ति होते हैं जिनसे हमने उधार पर गुड्स खरीदे हैं। ये ध्यान रखना है, जिन भी लोगों से हम क्रेडिट पर गुड्स परचेज करते हैं उन्हें बोला जाता है क्रेडिटर। तो वो हमारे लिए क्या है, करंट लाइबिलिटी। अब इसी तरह इन्हीं का एक टर्म होता है डेटर। अब डेटर क्या होता है? इसमें लिखते समय हम लिखते हैं डेबिटर, लेकिन बी साइलेंट होता है बोलने के टाइम पर। ये बात यहाँ पर हमने लिखी थी। तो डेटर कौन होते हैं? ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जिन्हें हमने उधार पर सामान बेचा है, यानी कि जिन लोगों को हम गुड्स क्रेडिट पर सेल करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, डेटर। और ये हमारे लिए होते हैं करंट एसेट्स, क्योंकि हमें इनसे 2-3 महीने या 4 महीने के बाद पैसा मिल जाएगा। फिर हमने टर्म करा था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसका नाम था एसेट्स। बच्चों ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से करके जाना, इससे आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। अब देखो एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स का मतलब एक बिजनेस के नज़रिए से हर वो चीज़ जो उसको फ्यूचर में फ़ायदा देगी या जिसका बेनिफिट भविष्य में मिलेगा, हर उस चीज़ को हम एसेट कह सकते हैं। अब एसेट्स जो होते हैं उनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमने पढ़े, देखे, समझे, सुने, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये वो। लेकिन इनकी कैटेगरी क्या है वो बड़े ध्यान से सुनना। हम मेजरली 3 कैटेगरीज कहते हैं, इनफैक्ट 2 मेन है, तीसरी तो अभी फिर भी कम रेलिवेंट है। पहली मेन कैटेगरी को बोलते हैं नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं? इसमें 2 खास बात है, जिनका आपका उद्देश्य बेचने का नहीं होता, यानी कि
जो आप अपने पास रखते हो ताकि आप लंबी अवधि तक इन्हें यूज़ करो, इनका इस्तेमाल करो, लेकिन इनको बेचोगे नहीं, ऐसा आपका इंटेंशन है। वो अलग की बात है कि आप अगले दिन बेच दो, लेकिन हमारी इंटेंशन क्या है कि हम इस मशीन को अपने पास रखेंगे 5 साल के लिए, हम इस बिल्डिंग को अपने पास रखेंगे 10 साल के लिए। तो इनको हम नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं और इनका लाइफ ड्यूरेशन जनरली 12 महीने से ज़्यादा होता है। अब इसमें भी 2 सब कैटेगरियाँ हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें आप देख सकते हो, छू सकते हो, यानी कि टेंजिबल। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, यानी इनटेंजिबल। इनटेंजिबल के एग्जाम्पल्स याद रखना, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, सॉफ्टवेयर एटसेट्रा। दूसरी कैटेगरी होती है एसेट्स में करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का मतलब हर वो एसेट जिसका बेनिफिट आपको सिर्फ 12 महीने तक ही मिलेगा, यानी 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने या 8 महीने या 10 महीने, और इन्हें आप कैश में इन्हीं 12 महीनों के अंदर अंदर कन्वर्ट कर लेते हो, लाइक स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल। ये सब चीज़ें करंट एसेट्स होती हैं। तीसरे भी एक प्रकार के एसेट्स होते हैं जिन्हें हम कहते तो हैं फिक्टिशियस एसेट, यानी कि काल्पनिक एसेट। लेकिन ये एग्जैक्टली क्या है, ये थोड़ा सा आपको हायर स्टडीज़ में ज़्यादा समझ में आता है, लेकिन हाँ, इसका एक एग्जाम्पल ज़रूर याद रखना। एक है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि आप सिंपल भाषा में समझो कि ये कुछ लॉसेज हैं, ये बिजनेस के कुछ नुकसान हैं, लेकिन इन्हें हमने अभी तक एज अ नुकसान रिकॉर्ड नहीं करा, या इन्हें हम फिलहाल राइट ऑफ नहीं कर रहे और इन्हें हम बस दिखा रहे हैं एसेट की तरह, इसीलिए इनका नाम ही है काल्पनिक एसेट, फिक्टिशियस एसेट। तो इसका एग्जाम्पल याद रखना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। तो मैंने आपको इसकी थोड़ी सी स्टोरी समझाई थी कि हम इसको पोस्टपोन कर देते हैं। मान लो आज मैंने 5 करोड़ का खर्चा करा, लेकिन मैं ये मानूंगा नहीं कि मैंने आज 5 करोड़ का खर्चा करा, मैं इसको 5 साल तक पोस्टपोन करके ये हर साल मानूंगा कि इस साल 1 करोड़, अगले साल 1 करोड़, अगले साल 1 करोड़, ऐसे डिले कर दूंगा। तो ये होते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर था जी बहुत ही अच्छा टर्म, बिल्स रिसीवेबल। इसकी स्टोरी याद रखना। बिल्स रिसीवेबल हमेशा डेटर्स जो होते हैं उन्हीं से कहानी का रूप लेकर बन जाते हैं। क्या थी कहानी? हमने रणबीर कपूर जो हमारा डेटर है उसको गुड्स बेचे और उसने बोला कि मैं पैसे 2 महीने बाद दूंगा। अब मैंने रणबीर कपूर को कहा कि ये बात तुम लिख कर दो, और हमने ऐसे एक कागज़ पे लिखा कि मिस्टर रणबीर कपूर यू विल पे 20,000 रुपी आफ्टर 2 मंथ्स, और रणबीर कपूर ने इस पर साइन कर दिया और वो कागज़ हमें दे दिया। अब हम इस कागज़ के टुकड़े को कहेंगे बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि इस कागज़ के बदले में अब हमें 2 महीने बाद पैसा मिलने वाला है। तो दैट इज नोन एज बिल्स रिसीवेबल। ये हमारा करंट एसेट होता है। इसी तरह होते हैं बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कब होते हैं? जब भी क्रेडिटर की बात हो। अब हमने SRK से गुड्स परचेज करे थे क्रेडिट पर, वो हमारा क्रेडिटर था, वो हमसे पैसे मांग रहा था। हमने कागज़ पर लिख कर दे दिया या हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है SRK भाई, हम तुम्हें 3 महीने बाद पैसे देंगे, और देखो हमने साइन कर दिए अपने। अब इस कागज़ के टुकड़े को हम क्या कहेंगे? बिल्स पेबल। ये हमारे लिए करंट लायबिलिटी है, क्योंकि हमें 3 महीने बाद अब पैसा देना पड़ेगा, तो दैट इज करंट लायबिलिटी। अब 2 छोटे छोटे फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। पहला टर्म है ट्रेड रिसीवेबल, इसमें हम डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों को जोड़ लेते हैं। दूसरा टर्म है ट्रेड पेबल्स, इसमें हम क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों को जोड़ लेते हैं। तो ये एक तरह से एग्रीगेट है इन दोनों टर्म्स का। आइए छोटा सा क्विक रिकैप। तो डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों क्या हैं? करंट एसेट्स। और क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों क्या हैं? करंट लायबिलिटीज। चलो तो चेक करूंगा कि आप वीडियो ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं। तो आपको इस वीडियो के कमेंट में मुझे यही फॉर्मूले बताने हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा और मुझे पता लग जाएगा कि आपने वीडियो देखी है यहाँ तक भी, और पूरी तो देखोगे ही, मैं मान के चल रहा हूँ। ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला और ट्रेड पेबल का फॉर्मूला शॉर्ट में लिख के भेज देना कमेंट में, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली टर्म हमने करी थी रिसिप्ट्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। रिसिप्ट्स का मतलब होता है पैसा मिला या मिल जाएगा, दोनों चीज़ें, यानी कि अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। लेकिन इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है बच्चों। एक को बोलते हैं हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब आप ऐसे समझ लो, एक तरह से छोटी रिसिप्ट्स, रोज़मर्रा वाली, डे टू डे नेचर वाली, जो हमारा मेन बिजनेस का काम है। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट्स मतलब आमतौर पे मोटी रिसिप्ट्स, यानी कि कुछ ऐसा हो गया अचानक से जो हमारा डे टू डे बिजनेस का काम नहीं है। तो देखो दोनों के अपने अपने एग्जाम्पल्स होते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट में है सेल ऑफ गुड्स,
हम गुड्स बेचते हैं, रोज़ का काम है, सेल ऑफ सर्विस, कमीशन मिल गया, ये सब हमारा डे टू डे मेन बिजनेस का काम है। लेकिन जब हम कुछ अलग करते हैं जो हमारा मेन रेगुलर काम नहीं है और फिर भी पैसा मिल गया, तो उसको कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। जैसे सेल ऑफ एसेट, हमने कोई फिक्स्ड एसेट अपना बेच दिया, हमने मशीन बेच दी, तो ये हमारा मेन काम नहीं है, वो तो इत्तेफाक से किसी साल मशीन खराब हो गई तो हमने बेच दी, तो ये है कैपिटल रिसिप्ट। फिर है इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट टर्म, इसका नाम है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जब हम कुछ अमाउंट खर्च करते हैं या खर्च कर देंगे, यानी कि अमाउंट स्पेंट या लायबिलिटी इनकर्ड, किस चीज़ के लिए, या तो एसेट्स खरीदने के लिए। अब एसेट्स का मतलब यहाँ पर बेसिकली हम मानते हैं हम लंबी अवधि वाले नॉन करंट एसेट्स की बात कर रहे हैं, या फिर अपने रोज़मर्रा के लिए सामान खरीदने के लिए, जिसको आप छोटा मोटा खर्चा कह सकते हो। तो देखो, इसलिए एसेट्स को मैंने ब्लू कलर कर रखा है और गुड्स और सर्विस को ग्रीन कलर कर रखा है। इसी से हमारे दो कैटेगराइजेशन बड़े अच्छे से समझ में आते हैं। जब हम रोज़मर्रा के लिए कुछ गुड्स या सर्विस वगैरह सामान खरीदते हैं या खर्चा करते हैं, छोटे खर्चे, उन्हें कहा जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इनका बेनिफिट एक साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब हम कुछ बड़े खर्चे करते हैं, जब हम एसेट्स खरीदते हैं, लेट से मैंने एक बहुत बड़ा मशीन खरीदा, इक्विपमेंट खरीदा, तो इसका बेनिफिट तो 12 महीने से बहुत ज़्यादा चलता है, तो उनको बोलते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही हम एक्सपेंस भी कह सकते हैं। तो एक्सपेंस एक अपने आप में वैसे एक अलग टर्म बन गई, लेकिन आप अपने समझने के लिए कह सकते हो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंस, क्योंकि एक्सपेंस जो होता है वो भी एक साल के अंदर ख़त्म हो जाता है, वो उसका बेनिफिट हम 12 महीने में यूज़ कर लेते हैं। फिर था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो फिक्टिशियस एसेट की सेम कहानी थी, दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर बच्चों हमारा अगला टर्म होता है इनकम। इनकम का मतलब एक तरह से कि किसी भी बिजनेस के लिए मुनाफा, आखिर उसने प्रॉफिट क्या कमाया। तो इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, एक तरफ हम लिखते हैं रेवेन्यू और दूसरी तरफ हम लिखते हैं एक्सपेंस। तो रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो वो होता है इनकम या प्रॉफिट। और रेवेन्यू कहने का मतलब, हमेशा ध्यान रखना, हम रेवेन्यू रिसिप्ट बोलना चाहते हैं, तो वो बात हमने नीचे अलग से लिख रखी है। फिर था हमारे एक्सपेंस के दो बड़े ही स्पेशल टाइप्स, बड़े ध्यान से सुनना। पहला टाइप था प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है जिसमें आप पैसे दे देते हो पहले, लेकिन आपको उसका बेनिफिट मिलेगा बाद में, तो ये होते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्रीपेड एक्सपेंस को हम अपना करंट एसेट ट्रीट करते हैं, ये बात सबको अच्छे से याद होनी चाहिए। बाकी हमने एक छोटा सा पॉइंट भी यहाँ पर कवर करा था कि प्रीपेड एक्सपेंस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एक फ़र्क भी है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी हम अपना पोस्टपोन करते हैं एक्सपेंडिचर, और प्रीपेड एक्सपेंस में भी आपको लगेगा कि सर ये भी तो अगले साल बेनिफिट जा रहा है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि प्रीपेड एक्सपेंस का बेनिफिट हमें एग्जैक्टली पता है कब एक्सपायर होगा, लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो एक काल्पनिक एसेट है, फिक्टिशियस एसेट है, जिसके बारे में हम श्योर नहीं है कि इसका बेनिफिट कब तक ख़त्म होगा, तो इसीलिए वो थोड़ा सा उससे अलग है। बाकी एक और वैरायटी एक्सपेंस की बहुत ही अच्छी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो इसमें मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी कि इसमें हम एक बेनिफिट ले लेते हैं पर अभी तक पैसे नहीं देते, एक्सपेंस को पे नहीं करते। तो एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ लिया था कि मैंने हर महीने 10,000 रुपये का 10,000 का रेंट पे करा या सैलरी पे करी, लेकिन लास्ट का महीना जो था उसमें मैंने सैलरी पे नहीं करी। तो जो सैलरी मैंने पे नहीं करी, जैसे मार्च मंथ की सैलरी मैंने पे नहीं करी इस एग्जांपल में, तो हम उस एक्सपेंस को कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो हमारे लिए होता है करंट लायबिलिटी। फिर अगली टर्म आती है प्रॉफिट, जो अगेन सेम है इनकम की तरह ही, लेकिन बस इसके दो टाइप्स बना दिए गए हैं जो आप आगे सबसे लास्ट फाइनेंशियल अकाउंट्स चैप्टर में सीख जाते हो, कि एक को बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, एक को बोलते हैं नेट प्रॉफिट, दैट इज प्रॉफिट। फिर बच्चों एक टर्म है बड़ा ही इंटरेस्टिंग, गेन। अब प्रॉफिट और गेन में क्या फ़र्क है? प्रॉफिट वर्ड तब यूज़ किया जाता है जो हमारे मेन बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटीज़ करने से पैसा कमाया, लेकिन गेन हम तब बोलते हैं जब हमने कोई इर्रेगुलर एक्टिविटी करके पैसा कमा लिया। मान लो भाई मेरे को लॉटरी इनकम लग गई, या मान लो मैंने अपनी कोई मशीन बेच दी और प्रॉफिट हो गया। अब मशीन बेचना कोई मेरा रोज़ का काम नहीं है, मेरा मेन बिजनेस नहीं है, तो हम उसको गेन कह देते हैं। लॉस बच्चों होता है प्रॉफिट का उल्टा, तो इसलिए इसका फॉर्मूला भी हो गया उल्टा, एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू। फिर हमने एक टर्म करी थी स्टॉक या इन्वेंट्री।
तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक या इन्वेंट्री हम किसे कहते हैं। मेनली स्टॉक या इन्वेंट्री का मतलब होता है अनसोल्ड गुड्स, जो गुड्स हम बेच नहीं पाए। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, एक को बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक वो होता है जो हमारे फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वाले दिन है, यानी 1 अप्रैल, और क्लोजिंग स्टॉक वो होता है जो हमारे लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पे है, यानी 31 मार्च। तो दीज आर नेम्स ओनली, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। बाकी स्टॉक की अलग अलग कैटेगरियां होती हैं। हम रॉ मटेरियल बोलते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां रॉ मटेरियल्स भी खरीदती हैं, कुछ वर्क इन प्रोग्रेस भी होता है उनके पास, जिसको बनाकर फिर फाइनली बनता है फिनिश्ड गुड्स। तो रॉ मटेरियल के अलग अलग ये प्रकार भी हो सकते हैं, मतलब स्टॉक के। उसके बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म बच्चों हमने पढ़ी थी, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट वर्ड तो सबने सुना है कि सर छूट मिल गई, राइट, रिडक्शन इन प्राइस। लेकिन ये दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, एक को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। फर्क समझना ध्यान से। ट्रेड डिस्काउंट उसे बोला जाता है जब आप बल्क में क्वांटिटी परचेज करें। एक टी शर्ट है 1000 रुपये की, लेकिन अगर मैंने 100 टी शर्ट्स खरीदनी है तो वो 1 लाख रुपए की हैं, पर दुकानदार बोलेगा चलो ठीक है आपको मैं 10% डिस्काउंट दे दूंगा, तो मैं इस डिस्काउंट को कहूँगा ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट अलग होता है। कैश डिस्काउंट होता है जब हम कोई जल्दी पेमेंट या टाइमली पेमेंट करते हैं। एक टी शर्ट है 1000 रुपये की, लेकिन मैंने बोला मैं आज ही पैसे दे दूंगा, 5 महीने बाद नहीं दूंगा, आज दे दूंगा, और जल्दी पेमेंट करने के बदले में मुझे दुकानदार ने कहा चलो ठीक है 100 रुपये तुम्हारे माफ़। तो मुझे 10 दिन के अंदर अंदर अगर पेमेंट करनी है, अगर आप देखो वो एग्जाम्पल याद करो, तो 900 रुपये ही देने पड़ेंगे। तो जो मेरे 100 रुपये बचे उसे कहूँगा कैश डिस्काउंट। तो पॉइंट ये है कि कैश डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा अर्ली पेमेंट के लिए मिलता है, जबकि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो बल्क क्वांटिटी में खरीदने पर मिलता है। और ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में कभी रिकॉर्ड नहीं करते, आगे के चैप्टर में भी आप सीख लोगे या पढ़ लोगे, अगर पढ़ा है तो याद आ जाएगा। लेकिन कैश डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, तो ये पॉइंट भी हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी छुटमुट पॉइंट्स हैं, जैसे कि एक बैड डेट। बैड डेट बच्चों मतलब होता है कि अगर कोई हमारा डेटर हमें पैसे नहीं दे पाएगा तो हम उस अमाउंट को समझ लेते हैं कि ये पैसा हमारा मर गया, यानी कि बैड डेट। और इसी तरह एक और स्टार पॉइंट है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन में मैंने आपको लिखवाया था कि अगर हमारे किसी भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में गिरावट होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, डेप्रीसिएशन। तो कुल मिलाकर ये वो 22 टर्म्स हैं जो आपको इस चैप्टर में अच्छे से आनी चाहिए। तो आज सर हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर का नाम है बेसिकली तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड, यानी कि थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो देखो बच्चों, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल मतलब होता है, सिंपल सी बात है, कुछ रूल्स, कुछ नॉर्म्स जो हम फॉलो करते हैं। इसी तरह अकाउंटिंग में किए जाने वाले रूल्स या ट्रेडिशंस या प्रिंसिपल्स को फॉलो करने को हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कह सकते हैं। अब इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को बेसिकली दो चीज़ों में डिवाइड किया जाता है। एक को बोलते हैं हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम 3 अजम्पशंस मानकर चलते हैं, मतलब हम 3 चीज़ें मन में सोच लेते हैं अपने आप, उसे बोलते हैं अजम्पशंस, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। और 12 तरह के हमें पढ़ने पड़ते हैं जिन्हें हम कहते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस, यानी कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ आउटकम्स हैं जो कई सालों से लोग फॉलो कर रहे हैं, मतलब अकाउंटिंग की दुनिया में, तो हम भी उस चीज़ को फॉलो करते हैं और वो फिर हमारे लिए बन गए हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मतलब रूल्स। तो पहले हम छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या बातें कवर करी थी। तो अगर मैं सबसे पहले आपको अकाउंटिंग अजम्पशंस बताऊं कि 3 अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या हैं, तो वो हैं गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल। यानी कि 3 चीज़ें हम अपने आप एज्यूम कर लेते हैं कि ये तो हो रही होंगी। अब गोइंग कंसर्न में मैंने आपको क्या बताया था कि क्या मतलब होता है। गोइंग कंसर्न का मतलब है कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा, हम ये एज्यूम करते हैं। यानी कि हमारा कंसर्न का मतलब यहाँ पर है बिजनेस से, और गोइंग का मतलब है चलता रहना। तो हमारा बिजनेस लगातार चलता रहेगा और हमारी कोई इंटेंशन नहीं है इसे बंद करने की, ये हम सोचते हैं। अब इसमें एक बड़ा अच्छा पॉइंट आपको लिखवाया था कि इसी अजम्पशन की वजह से हम अपने छोटे, यानी कि जिसको आप कह सकते हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और बड़े, जिनको आप कह सकते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर, खर्चों में डिफरेंस करते हैं। देखो, जब हम सोचते हैं कि बिजनेस बहुत लंबा चलेगा
तभी हम अपने 12 महीने से कम और 12 महीने से ज़्यादा वाले एक्सपेंडिचर्स को अलग अलग आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये अजम्पशन बहुत ज़रूरी होती है जिसका नाम है गोइंग कंसर्न, कि हमें ये सोचना है हमेशा कि बिजनेस चलता रहेगा और कभी बंद नहीं होगा। फिर आते हैं हमारी दूसरी अजम्पशन पर जिसका नाम था कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब है कि एक अकाउंटिंग पॉलिसी अगर आपने किसी एक साल चूज़ करी तो उसको सालों साल लगातार आप फॉलो करते रहोगे, ईयर आफ्टर ईयर, कभी चेंज नहीं करोगे। बच्चा कहता है क्यों सर, क्या कभी हम चेंज नहीं कर सकते? कर सकते हैं। उसके 3 रीजंस होने चाहिए। ए, इफ़ लॉ रिक्वायर्स, यानी कि अगर कानून कहता है तो। बी, इफ़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी हमारे लिए कानून ही है क्योंकि वो ICAI इशू करता है, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और सी, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर हमें लगता है कि हम अपने स्टेटमेंट्स को, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ज़्यादा बेहतर प्रेजेंट कर पाएंगे तो फिर हम अपने मेथड को चेंज कर देते हैं। तो 3 कारणों की वजह से हम चेंज कर सकते हैं। और तीसरा अजम्पशन होता है एक्रूअल। ये बहुत अच्छा अजम्पशन है और हमारी पूरी अकाउंटिंग इस पर बेस्ड होती है। चैप्टर 4 के अंदर हमें पूरा एक टॉपिक भी पढ़ते हैं। एक्रूअल का मतलब होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हम तब रिकॉर्ड करेंगे जब वो हुई। अब चाहे पैसे आपने 5 महीने बाद दिए या 6 महीने जल्दी दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हम तभी रिकॉर्ड कर लेते हैं जब वो हुई, पैसा चाहे बाद में दिया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 3 अजम्पशंस हमने पढ़ी थी और इन्हीं को कहते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अब आते हैं इसके बाद कुछ और बातों पर जो हमने लिखे थे आपके साथ कि सर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के फीचर्स अगर पूछे तो क्या बातें लिखनी है। 3 बातें लिख देना कि ये मैन मेड है, इंसान ने बनाया है। दूसरा फ्लेक्सिबल नहीं है, फ्लेक्सिबल है क्योंकि इसके अंदर हम कुछ ना कुछ चेंज कर सकते हैं। और तीसरा जनरली एक्सेप्टेड है, मतलब इसको सभी लोग मानते हैं। तो बस 3 छोटे से इसके फीचर्स हैं। बाकी एक क्वेश्चन पूछता है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी बनाने की, तो आप कह सकते हो कि इसकी नेसेसिटी इसलिए है क्योंकि जब कोई प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं तो इससे यूनिफॉर्मिटी रहती है। हर व्यक्ति, हर अकाउंटेंट एक जैसे नियमों का पालन करता है, तो इसीलिए ये ज़रूरी है। दूसरा, इससे कंपैरेबिलिटी भी बढ़ जाती है। एक कंपनी दूसरी कंपनी से कंपेयर कर सकती है अपने रिजल्ट्स, क्योंकि सभी ने अपने अकाउंटिंग एक तरह से करी होती है। तो ये इसकी नेसेसिटी पड़ी थी। अब हम पढ़ते हैं 12 तरह के जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं जो सबको बहुत अच्छे से आने चाहिए वो, ठीक है ना। और आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो लाइक नहीं करा है तो ज़रूर लाइक कर देना। आपके छोटे छोटे लाइक्स, कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती रहती है, हमारी पूरी टीम उत्साहित रहती है और आपके लिए इसी तरह वीडियो सीरीज़ के अंदर हम आपको पढ़ाई करवाते रहते हैं। चलो सर, कर दिया लाइक। तो देखो जी बच्चों, 12 तरह के प्रिंसिपल में सबसे पहला होता है बिजनेस एंटिटी या अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। इसका सिंपल सा मतलब समझ लेना ये है, एक है बिजनेस, एक होता है ओनर, मालिक, प्रोप्राइटर। अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो हम हमेशा बिजनेस के नज़रिए से करते हैं। हम ये मानते हैं कि बिजनेस अलग है, प्रोप्राइटर अलग है, रिलायंस अलग है, मुकेश अंबानी अलग है। ये हम मन में हमेशा सोचते हैं और इसी प्रिंसिपल को कहते हैं बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल या अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कैपिटल। हम कैपिटल को भी लायबिलिटी समझते हैं। सोचो, ओनर ने पैसा दिया है बिजनेस को, तो बिजनेस इसको कहता है कि ये तो किसी और का पैसा है, ये तो मेरे लिए बोझ है, ये तो मेरे लिए बर्डन है। तो बिजनेस किसी और के पैसों को लायबिलिटी समझ रहा है और कैपिटल को हम लायबिलिटी कहते हैं। तो देखो, इससे बढ़िया प्रूफ और क्या होगा कि बिजनेस अलग है और मालिक अलग है। तो ये है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। दूसरा तो बहुत ही छोटा सा है, 2 सेकंड में खत्म हो जाएगा। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहता है कि हर ट्रांजैक्शन और इवेंट जो मनी की टर्म्स में होगी हम सिर्फ उसे रिकॉर्ड करेंगे, क्वालिटेटिव चीज़ों को नहीं करेंगे। सिंपल। तीसरा हमने पढ़ा था अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। उसमें बेसिकली हमने ये कॉन्सेप्ट कवर करा था कि किसी भी बिजनेस की जो टोटल लाइफ होती है, हम उस लाइफ के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और हर छोटे पीरियड के बाद हम उसका प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। तो बस इसीलिए नाम पड़ गया अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। और ये एक पीरियड होता है 1 साल का। सिंपल। उसके बाद चौथा था फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। इसमें मैंने आपको समझाया था कि अकाउंटिंग ये कहता है प्रिंसिपल कि हमें हर चीज़ डिस्क्लोज करनी चाहिए।
भाई कोई भी चीज़ जो ज़रूरी है जिससे यूज़र प्रभावित हो सकता है, हर उस चीज़ को हमें क्या करना है, डिस्क्लोज। तो इसका नाम पड़ गया फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको रटना है अभी तो, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़। कुछ लाइबिलिटीज़ ऐसी होती हैं जो हम अलग से फुट नोट में शो करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अपने यूज़र को पूरी जानकारी देनी है, तो इसीलिए प्रिंसिपल का नाम है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। इसी का बड़ा भाई है एक और प्रिंसिपल, मैटीरियलिटी प्रिंसिपल। वो ये कहता है कि जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं बिजनेस के लिए उन्हें रिकॉर्ड कर लो। अब मैंने एक एग्जांपल दिया था, मुकेश अंबानी के 10 रुपये खो गए, तो वो रिकॉर्ड नहीं करेगा क्योंकि उसके लिए फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन किसी मान लो मोची के 10 रुपये खो गए, वो बहुत दुखी होगा, उसको नींद नहीं आएगी, वो इस चीज़ को रिकॉर्ड करेगा क्योंकि उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट है। तो हर बिजनेसमैन या हर अकाउंटिंग करने वाला व्यक्ति अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज़ों को क्या करेगा, रिकॉर्ड कर लेगा। इसको कहते हैं मैटीरियलिटी। फिर हमने पढ़ा था 6th कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये कहता है कि अगर हमने कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीदा, लेट से हमने मशीन खरीदी या बिल्डिंग खरीदी या प्लांट खरीदा, तो हम बुक्स में उसकी कॉस्ट को शो करेंगे 1 लाख रुपए। अब बाज़ार में उसकी वैल्यू कितनी भी हो जाए, चेंज हो जाए, उसको हम इग्नोर कर देंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रिंसिपल को कह देते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इसी का एक कॉन्टिन्यूएशन प्रिंसिपल है, उसका नाम है रियलाइजेशन प्रिंसिपल। उसका मतलब ये है कि आपने वही मशीन खरीदी मान लो 1 लाख रुपए की, अब हम उसकी कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं। अब बाज़ार में वो कितने की भी हो हम इग्नोर कर देंगे, चाहे 99 की हो, 95 की हो, 80 की हो, हम इग्नोर कर देंगे। लेकिन जब आप उसको एक्चुअल में बेचते हो, बेचने को इंग्लिश में कहते हैं सेल करना या रियलाइज करना। अब मान लो उसको 82,000 में आपने बेच दिया, तो जिस दिन बेचोगे तो उस दिन तो 82,000 फिर रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। तो इसी बात को कहते हैं रियलाइजेशन प्रिंसिपल, कि भाई जिस दिन एक्चुअल में सेल होगी ना वैल्यू, वो रिकॉर्ड करेंगे, तब तक हम कॉस्ट को ही रिकॉर्ड करके चलते रहेंगे। तो इसको कहते हैं रियलाइजेशन प्रिंसिपल। 8th था कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। एग्जाम देकर आए हैं, मम्मी पूछ रही है बताओ कितने मार्क्स आएंगे, तो 100 में से आप कह रहे हो मम्मी, अब मन में तो सोच रहे हो कि यार क्या बोलूं, तो आप थोड़े से कम मार्क्स बताते हो मम्मी को कि मम्मी शायद इतने आ जाएंगे। तो कम क्यों बताते हो? क्योंकि आप कंजर्व हो, है ना। आप शुरू में ज़्यादा नहीं बताते, बाद में ज़्यादा आ जाएं तो अच्छी बात है। तो यही अकाउंटिंग में भी नियम है कंजर्वेटिज्म, कि अगर हमें लग रहा है कि फ्यूचर में कोई नुकसान होने वाला है तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, और अगर हमें लग रहा है फ्यूचर में कुछ फ़ायदा होने वाला है तो हम सोचते हैं चलो अभी से रिकॉर्ड ना करें, जब होगा तब रिकॉर्ड करेंगे, तो उसे हम आज इग्नोर कर देते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। तो ये इसमें प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म की कहानी होती है। तो इसका एक एग्जाम्पल ज़रूर लर्न कर लेना। ये नीचे आर का सिंबल लगवा रखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी कि हम अपने डेटर्स में से हमें लगता है कि कुछ लोग पैसे नहीं देंगे, तो हम उसको अभी से रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये भी एक कंजर्वेटिज्म का एग्जाम्पल है। और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक, हम उस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कॉस्ट या मार्केट प्राइस दोनों में से जो कम होती है वो रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हम कंजर्व हैं। तो ये भी कंजर्वेटिज्म का एग्जाम्पल होता है। तो आपको ये याद रखना है। 9th हमने करा था मैचिंग प्रिंसिपल। सर मैचिंग प्रिंसिपल ये क्या है? भाई मैचिंग का मतलब यहाँ पर वो वाली मैचिंग नहीं है कि नीले शर्ट पर नीले जूते, लाल शर्ट पे लाल जूते। मैचिंग प्रिंसिपल है कि हमें एक साल के रेवेन्यू के साथ उसी साल के एक्सपेंस को मैच करना है। ऐसा ना हो कि रेवेन्यू लिख रहे हैं इस साल का और उस रेवेन्यू को कमाने के लिए जो हमने खर्चे करे वो अगले साल लिख दिए या पिछले साल लिख दिए। नहीं, अगर इस साल रेवेन्यू कमाया है तो उसको कमाने के लिए जो भी इस साल खर्चे करें वो इस साल हम रिकॉर्ड कर लेंगे सेम ईयर में। तो ये हो गई मैचिंग, सिंपल। इसके बाद इसका एक एग्जाम्पल ज़रूर याद रखना बच्चों, हमने करा था डेप्रीसिएशन। जैसे हम मशीन यूज़ करते हैं इस साल, अब इस साल मशीन यूज़ करने से हमारा रेवेन्यू तो हो गया, लेकिन उस मशीन को यूज़ करने से जो डेप्रीसिएशन हुआ वो भी तो फिर इस साल रिकॉर्ड करना चाहिए ना। तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है डेप्रीसिएशन। इसे ज़रूर याद रखना मैचिंग प्रिंसिपल का। बाकी फिर हमने करा था जी डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ये तो पूरा का पूरा आपका चैप्टर है जिसके आप महारथी हो, अकाउंटिंग इक्वेशन वाला। तो डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल की कंडीशन क्या है कि भाई हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं और जो हम रिकॉर्ड करते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। बाकी इसकी इक्वेशन सबको याद रखनी है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो अब एक काम कर देना, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट में यही इक्वेशन भेज दो बस,
ताकि मुझे पता लगेगा कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, और इसी बहाने याद हो जाएगी। और कमेंट में भर देना, ताकि बाद में भविष्य काल में कोई भी इस वीडियो का अगर देखेगा तो वो भी सोचेगा यार इसके कमेंट में क्या लिखा हुआ है, उसको याद हो जाएगा। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। वाह, चलो ठीक है। उसके बाद था जी रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ये ना एक्रूवल की तरह ही होता है, इनफैक्ट उसका छोटा भाई है, लेकिन ये सिर्फ रेवेन्यू से रिलेट कर रहा है। अब मान लो आपने 28 मार्च को गुड्स बेचे, पैसे मिले 13 अप्रैल को, तो आप रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करोगे, आप सेल किस दिन रिकॉर्ड करोगे, ये है। तो बच्चा कहता है सर जिस दिन पैसे मिले 13 अप्रैल को। नहीं, गलत है। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन का भी वही मतलब है जो एक्रूवल का है, कि आपने जिस दिन सेल करी उस दिन ट्रांजैक्शन हो गई तो हम उसी दिन रिकॉर्ड कर लेंगे, पैसे चाहे बाद में मिले उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। और लास्ट, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। सर ये क्या है जी? ये सिंपल सा प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हम अकाउंटिंग में कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, कुछ भी चीज़, तो उसका एविडेंस होना चाहिए, सबूत होना चाहिए। तो बस इस पर हमारा एक चैप्टर है छोटा सा, सोर्स डॉक्यूमेंट्स वाला। तो वो है, तो जैसे हमने किसी से कैश रिसिप्ट ली, हमने सेल करी, इनवॉइस दिया, तो वो सब हमारे पास एविडेंस होने चाहिए, तब हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये था बच्चों हमारा छोटा सा प्यारा सा चैप्टर बस। तो मेनली इसमें आपको यही पढ़ना है। हाँ, बुक में इसमें मैं बता देता हूँ, आपको और भी चीज़ें दे रखी हैं, IFRS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, पर वो आपके 11th क्लास के लिए बिल्कुल भी ज़रा से भी रेलिवेंट नहीं है। तो आप उसको ज़्यादा टेंशन लेकर बिल्कुल भी करना मत, वो अलग से आप स्टडी करेंगे, हम तब उसमें कवर करेंगे। लेकिन इसमें आप सिर्फ प्रिंसिपल्स पर फोकस करना, जो मैंने आज करवाया। तो बच्चों देखो, आज हम बहुत ही छोटा सा चैप्टर कह लो या टॉपिक कह लो, वो पढ़ेंगे हमारे अकाउंट्स का। इसका नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यानी कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें बच्चों दो तरह के नज़रिए होते हैं। तो जैसा हमने पढ़ा था, दो बेसिस जो होते हैं उसमें पहले को बोलते हैं कैश बेसिस, दूसरे को बोलते हैं एक्रूवल बेसिस। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखो बच्चों, कैश बेसिस का मतलब है जब हम अकाउंटिंग करते समय ये सोचें कि कैश अगर आया है तो रिकॉर्ड करेंगे, या कैश अगर गया है तो रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन एक्रूवल सिस्टम या एक्रूवल बेसिस के अंदर हम कैश को नहीं देखते, हम ट्रांजैक्शन की ओरिजिनलिटी को देखते हैं, हम ट्रांजैक्शन हुई इस बात को इम्पोर्टेंस देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं मैंने गुड्स खरीदे, लेकिन मैंने वो उधार पर खरीदे, क्रेडिट पर खरीदे, पैसे नहीं दिए। तो कैश बेसिस तो कहेगा कि पैसे नहीं दिए तो मैं नहीं रिकॉर्ड करूँगा। लेकिन एक्रूवल बेसिस जो होता है वो ये कहता है कि अगर हमने कोई गुड्स खरीदे हैं, कोई ट्रांजैक्शन करी है, तो हम उसे रिकॉर्ड कर लेंगे, चाहे पैसे दिए हों या ना दिए हों, क्या पता बाद में दे दें या नहीं भी दें तो भी कोई मैटर नहीं है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। तो एक्रूवल बेसिस उसे कहा जाता है। अब बच्चों इस पर हमने बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स करे थे, आपको कुछ बुक के क्वेश्चंस भी करवाए थे, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आप चाहें तो दोबारा से बुक का वो ही क्वेश्चन रिवीजन के तौर पे कर सकते हो। जैसे यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन था, मैं एक छोटा सा आपको दोबारा से रिवीजन करवा रहा हूँ, सिर्फ आप ध्यान से सुनते रहना, करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर जैसे हमारे कुछ उसने आइटम्स दे रखे थे, लेट से एक्सपेंस पेड इन एडवांस, एक्सपेंस नॉट येट पेड, या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम नॉट येट रिसीव्ड। और इसमें उसने कहा था इनकम निकालो कैश और एक्रूवल बेसिस पर। तो देखो बच्चों, इनकम का फॉर्मूला तो हमें याद है कि इनकम का क्या फॉर्मूला होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। लेकिन जब हम कैश बेसिस के हिसाब से आंसर निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक्चुअल में कितना कैश आया या एक्चुअल में कितना कैश गया, तो उस हिसाब से प्रॉफिट आएगा, इनकम आएगी 80,000। लेकिन जब हम एक्रूवल बेसिस निकालते हैं तो उसमें हम ये नहीं देखते कि पैसा कितना एक्चुअल में आया या गया, हम ये देखते हैं कि हमारा रेवेन्यू होना कितना चाहिए या हमारा एक्सपेंस होना कितना चाहिए, और उस बेसिस पर हम अपना प्रॉफिट निकालते हैं, जिससे आंसर आ रहा है 94,000। तो आप ये क्वेश्चन एक बार खुद से भी करके देखना, तो आपको इससे क्लैरिटी होगी। फिर मैंने आपको इन्हीं चीज़ों को समझाया था, इसमें 4 मेन चीज़ें थी, वो एक बार हम दोबारा से रिकैप लेते हैं। जैसे एक टर्म है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है कि मैंने अभी तक एक्सपेंस तो कर दिया लेकिन उसके पैसे नहीं दिए, तो इस चीज़ को हम कैश बेसिस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि पैसे नहीं दिए। लेकिन एक्रूवल बेसिस कहता है कि ये है तो एक्सपेंस, है तो इस साल का खर्चा, तो इसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। तो ये फ़र्क हो गया। इसी तरह प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है कि मैंने भविष्य का कोई खर्चा, फ्यूचर का कोई एक्सपेंस अभी पे कर दिया, जल्दी पैसे दे दिए,
तो पैसे दे दिए तो कैश बेसिस कहेगा रिकॉर्ड कर लो, लेकिन एक्रूअल बेसिस कहता है कि ये कोई इस साल का एक्सपेंस तो नहीं है, वो इसको कंसिडर नहीं करेगा, यानी कि वो इस साल का एक्सपेंस नहीं मानेगा इसको, जबकि कैश बेसिस मानेगा। इसी तरह एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम का मतलब है मुझे इनकम मिलनी चाहिए बट मिली नहीं, तो अगर मिली नहीं तो कैश बेसिस कहेगा कि मैं तो रिकॉर्ड नहीं करूँगा, जबकि एक्रूअल बेसिस कहेगा कि इनकम है तो इसी साल की, अब मिली नहीं है वो अलग बात है, लेकिन है तो इस साल की इनकम, तो वो इसको कंसिडर करेगा, रिकॉर्ड करेगा। इसी तरह इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, हमें पैसे जल्दी मिल गए तो कैश बेसिस तो कहेगा ये तो इस साल की इनकम हो गई, जबकि ये इस साल की इनकम है नहीं। एक्रूअल बेसिस कहता है ये इस साल की इनकम थोड़ी ना है, ये तो मैंने किसी से एडवांस में पैसे ले लिए, तो वो इसको इस साल की इनकम नहीं मानेगा, वो इसको इस साल की इनकम में रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो ये इनका मेन मूल डिफरेंस होता है कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस का। फिर हमने इस पर आपको एक और क्वेश्चन करवाया था, आप ये भी रिवीजन के लिए अपने साथ रख सकते हैं, इलस्ट्रेशन 4 था, इसके अंदर भी इसी तरह की कुछ बातें थी। आप देखेंगे कुछ एक्रूअल में रिकॉर्ड होने वाले आइटम्स थे, कुछ कैश बेसिस वाले आइटम्स थे, और क्वेश्चन ने पूछा था कि मुझे प्रॉफिट निकाल के दिखाओ, तो बस मैं आपको दिखाता हूँ। कैश बेसिस में तो हम सिंपल देखते हैं कितना कैश आया कितना कैश गया, तो आंसर आया 166, लेकिन एक्रूअल बेसिस में हम देखते हैं कि कितना रेवेन्यू होना चाहिए और कितना एक्सपेंस होना चाहिए, उस हिसाब से हमने अपना आंसर निकाला था जो अलग आ रहा है। तो ये इसमें मेन डिफरेंस होता है। अब एग्जाम के लिए आपके छोटे मोटे क्वेश्चन बच्चों देखो 3 या 4 नंबर के मैक्सिमम इसमें से पूछ सकता है, लेकिन एक थ्योरी क्वेश्चन बस आप पढ़ लेना इस चैप्टर का, वो इंपॉर्टेंट है कि एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस भी मैंने आपको बताया था, और आप इसमें से कोई भी 4 डिफरेंस लिख सकते हो, जैसे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। एक्रूअल बेसिस में हम कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, जबकि कैश बेसिस में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन। प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, इनकी अगर बात करें तो एक्रूअल अकाउंटिंग बेसिस में हम इन सबको मतलब अपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं, कंसीडर करते हैं, लेकिन कैश बेसिस में हम इन सबको मतलब रिकॉर्ड नहीं करते, या मतलब इनको हम कंसीडर ही नहीं करते। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो हम मान लेते हैं कि भाई ये तो अभी तक पे नहीं हुआ, या प्रीपेड एक्सपेंस है तो है अगले साल का खर्चा, लेकिन फिर भी हम उसको मान रहे हैं, पैसे दे दिए। तो कैश बेसिस जो है वो इनको ढंग से डील नहीं करता। तीसरा प्रॉफिट लॉस, एक्रूअल बेसिस से प्रॉफिट हमेशा सही आता है, इसीलिए सारी दुनिया वो फॉलो करती है। कैश बेसिस कभी भी सही प्रॉफिट नहीं बताता। टेक्निकल नॉलेज, एक्रूअल बेसिस को करने के लिए फॉलो थोड़ी सी नॉलेज चाहिए, कैश बेसिस इजी होता है। लीगल पोजीशन की बात करें, एक्रूअल बेसिस को कंपनीज एक्ट ने रिकॉग्नाइज कर रखा है, मतलब ये कानूनन प्राप्त है इसको एक तरह से योग्यता, और सारी दुनिया इसको फॉलो करती है। कैश बेसिस को ऐसा कोई कानून नहीं कहता कि भाई करो फॉलो। एक्सेप्टेबिलिटी, एक्रूअल बेसिस ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, क्योंकि सारी ही कंपनियां अपना सही प्रॉफिट निकालती हैं एक्रूअल बेसिस को फॉलो करके। कैश बेसिस बहुत कम एक्सेप्टेबल है, छोटे बिजनेसमैन ही करते हैं जनरली। रिलायबिलिटी और सूटेबिलिटी की बात करें तो भी एक्रूअल बेसिस ज़्यादा रिलायबल और ज़्यादा बेहतर है, जबकि कैश बेसिस से इंफॉर्मेशन भी कम मिलती है और रिलायबिलिटी भी उसके अंदर कम रहती है। तो ये मतलब एक डिफरेंस आपसे पूछ सकता है कि भाई क्या डिफरेंस है कैश और एक्रूअल बेसिस में। तो बस बहुत ही छोटा चैप्टर है बच्चों, तो आपको अगर इसमें रिवाइज करना हो, एग्जाम के नज़रिए से बताऊं, सिर्फ ये डिफरेंस पढ़ लेना, 2 क्वेश्चन कर लेना जो बताए हैं, उन्हीं में से आपके एग्जाम में आ जाएगा। चलिए तो बच्चों जी, हमारे चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन, राइट। अब देखो इक्वेशन किसे कहते हैं, हमने पढ़ा था। इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें लेफ्ट साइड होती है, राइट साइड होती है, LHS RHS, और वो बराबर होते हैं। अब सेम चीज़ अकाउंट्स में भी होती है। तो अकाउंट्स में हम कहते हैं कि हमारी कैपिटल और लायबिलिटी, कैपिटल और लायबिलिटी का मतलब होता है हमारी इंटरनल वाली लायबिलिटी यानी कैपिटल, और हमारी एक्सटर्नल वाली आउटसाइड लायबिलिटियाँ जिनको खाली लायबिलिटी कह देते हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ जो हैं हमारी, यानी कि टोटल लायबिलिटीज़ हमारे टोटल एसेट्स के बराबर होती है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन का मूल प्रिंसिपल है। इस पर हमने एक पूरा चैप्टर 3 के अंदर डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल भी पढ़ा होता है, और उसी पर बेस्ड ये हमारा चैप्टर है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमने लिखा था कि एसेट्स जो होती हैं वो टोटल क्लेम्स यानी कि इक्विटीज़ के बराबर होते हैं, और जिसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यानी कि जो भी इक्वेशन होगी उसमें लेफ्ट और राइट दोनों बराबर होंगे। अब इसके अंदर सबसे पहले हमें कुछ बेसिक ट्रांजैक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, तो वो मैं फटाफट से आपको रिवाइज करवाता हूँ।
तो बच्चों जब हमने चैप्टर की पढ़ाई करी थी तो मैंने आपको सबसे पहले कुछ बेसिक ट्रांजैक्शंस करवाए थे। जैसे पहला ट्रांजैक्शन यहाँ पर है कि मोहन यानी कि एक प्रोप्राइटर है, उसने बिजनेस कमेंस करा 10,000 रुपये कैश और 5,000 फर्नीचर के साथ। तो आपको सिंपल ये समझना है कि जब भी कोई प्रोप्राइटर या ओनर बिजनेस शुरू करता है तो हम उस पूरे अमाउंट को, गुड्स को कैपिटल कहते हैं। तो यहाँ पर टोटल 15,000 रुपये उसकी कैपिटल मानी जाएगी, जिसमें 5,000 रुपये है फर्नीचर और 10,000 रुपये है कैश। तो हम इसको कैसे डील करेंगे, हम एसेट साइड पर कैश के अंदर 10,000 और फर्नीचर के अंदर 5,000 शो करेंगे और अपने राइट साइड में कैपिटल के अंदर 15,000 रुपये शो करेंगे। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करते रहना, इक्वालिटी मैच हो जाएगी। दूसरी ट्रांजैक्शन होती है गुड्स परचेज करने की। जब हम गुड्स कैश में परचेज करते हैं तो हमारे पास सामान आ जाता है, पैसा चला जाता है, तो इसीलिए हम सामान को कहते हैं स्टॉक। तो स्टॉक में हम प्लस कर लेते हैं 2,000 और कैश में से माइनस कर लेते हैं 2,000। इक्वालिटी के नज़रिए से देखें तो एसेट्स में ही प्लस करा, एसेट्स में ही माइनस करा, तो एसेट्स भी एक तरह से जीरो रहे और लायबिलिटी में कुछ करा ही नहीं तो वो भी जीरो रहे, बराबर रहा। तीसरा होता है जब आप गुड्स परचेज करते हो क्रेडिट पर, उधार पर। तो जब हम गुड्स क्रेडिट पर परचेज करते हैं तो हमारे एसेट्स में स्टॉक बढ़ जाते हैं, तो स्टॉक प्लस हो गया 3,000 और साथ ही साथ हमारी लायबिलिटी बढ़ जाती है क्रेडिटर की 3,000। तो फिर से इसका मतलब हमारी इक्वालिटी मैच हो गई। चौथी ट्रांजैक्शन बेचने की, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना। जब हम गुड्स सोल्ड करते हैं, गुड्स कॉस्टिंग 1,000 इज सोल्ड फॉर 1,200, इसका मतलब हमने अपने 1,000 रुपये के गुड्स को 1,200 रुपये में बेचा है, 1,200 में बेचा है। दैट मीन्स हमने 200 का प्रॉफिट कमाया है। अब जब हम गुड्स को कैश पर बेचते हैं तो हमारे पास कैश आता है, तो इसीलिए हमारे एसेट्स में 1,200 कैश में प्लस हो गया। लेकिन हमारा सामान हमने बेच दिया तो हमारे स्टॉक में से 1,000 माइनस हो गया और 200 का जो ये प्रॉफिट होता है, आपको ये ध्यान रखना है, उसे हम कैपिटल में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो पूरी इक्वालिटी अगर आप देखेंगे तो हमारी इस तरह से मैच हो जाएगी। उसके बाद एक और ट्रांजैक्शन थी कि अगर मान लो सर हम अपने 1,200 के गुड्स को लेट से 900 में बेच देते हैं इन कैश, तो इस बार तो सर लॉस हो रहा है, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम अपने कैश में प्लस करेंगे 900 और स्टॉक में से 1,200 रुपये माइनस कर देंगे जो हमारा स्टॉक बेच दिया, और लॉस जो होगा 300 का उसको हम अपने कैपिटल में से माइनस कर देंगे। तो प्रॉफिट और लॉस का आपको ये ध्यान रखना है कि वो कैपिटल को ही बढ़ाता है और कैपिटल को ही कम करता है। तो आपको गुड्स खरीदना आना चाहिए, गुड्स बेचना आना चाहिए। अच्छा, गुड्स बेचते समय अगर वो कह दे कि गुड्स हमने सोल्ड करे ऑन क्रेडिट, यानी कि गुड्स कॉस्टिंग 2,000 इज सोल्ड टू मोहन। देखो बच्चों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी सेल के टाइम पर किसी का नाम दे रखा होता है तो हम ये मानते हैं कि वो क्रेडिट पर सेल करी गई है, कैश पर नहीं। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर सेल उधार में करी है, क्रेडिट में करी है, तो मोहन हमारा डेटर है। तो इस बार आप अकाउंटिंग क्वेश्चन देखना, हमारा स्टॉक माइनस हो गया 2,000 का और हमने इसको सेल करा है 2,400 में, तो हमारे डेटर्स के नीचे 2,400 प्लस होगा और 400 रुपये का जो प्रॉफिट है उसे हम अपने कैपिटल के नीचे उधर जोड़ देंगे। तो इस तरह से फिर से इक्वालिटी हमारी मैच हो जाएगी। तो ये सब बेसिक ट्रांजैक्शंस हैं गुड्स खरीदने और बेचने की। फिर मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल करवाया था, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है, आपने मेरे साथ अगर क्लास में पढ़ा है तो ये आपने करा होगा। इसमें हमने देखो बिजनेस शुरू करा, उसके बाद गुड्स खरीदे और उसके बाद गुड्स बेच दिए, वेरी सिंपल। तो देखो किस तरह से एग्जाम में आपको प्रेजेंट करना है। आप सीरियल नंबर लिखें, ट्रांजैक्शन लिखें, जो भी है छोटी सी, और मेन जो आपका सॉल्यूशन है वो है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो अगर आप तीनों इक्वेशंस को देखेंगे तो हर स्टेज के बाद हम न्यू इक्वेशन बनाते हैं जो टैली करती है, और लास्ट वाले को कहते हैं फाइनल इक्वेशन जो पूरी तरह टैली होती है। तो ये बेसिक ट्रांजैक्शंस हैं गुड्स खरीदने और बेचने की। फिर आपको अच्छे से आना चाहिए स्पेशल ट्रांजैक्शंस। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको चाहे आप तो रट लेना, और अगर आपको समझ आ चुका है नॉर्मल क्लास के अंदर तो वेल एंड गुड। पहला होता है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है जब हम पैसे जल्दी देते हैं एडवांस में, तो हमारा कैश हो जाता है कम, लेकिन ये एक नया एसेट क्रिएट कर देता है, तो हम अपने एसेट्स में प्लस कर देते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। तो यानी कि इसका ट्रीटमेंट है कैश में से माइनस और एसेट के अंदर ही प्लस। दूसरे होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी कि आपने अभी तक पैसे दिए नहीं हैं, तो ये हमारा एक एक्सपेंस को बढ़ाने वाला नेचर का है, तो इसीलिए हम इसको कैपिटल में से करते हैं माइनस, क्योंकि ये भी एक एक्सपेंस है जो हमारे कैपिटल को कम करेगा।
लेकिन ये क्योंकि पे नहीं करा तो इसलिए है लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी के अंदर इसको हम जोड़ देते हैं। तो अगर आप ध्यान से इसको ऑब्जर्व करेंगे इसके ट्रीटमेंट को, तो लाइबिलिटीज में प्लस हो जाएगा लेकिन कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। तीसरा होता है एक्रूड इनकम, यानी कि ऐसी इनकम जो हमें मिलनी चाहिए पर अभी तक मिली नहीं, तो ये हमारे इनकम को बढ़ाएगा यानी कैपिटल को बढ़ा देगा। और क्योंकि इसका नेचर होता है एसेट वाला, ये हमारे लिए फ़ायदा है भविष्य में मिलने वाला, तो हम इसको एसेट में भी जोड़ कर दिखाते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट आप देखो, एसेट में प्लस करते हैं और कैपिटल में भी प्लस करते हैं। और चौथा होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या अनअर्न्ड इनकम। इसका मतलब हमें पैसे जल्दी मिल गए, एडवांस में मिल गए, तो ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी क्रिएट करता है, तो इसीलिए हम इसको लाइबिलिटी में प्लस करते हैं। और हमारे को पैसे मिले हैं, कैश मिला है, तो हम अपने एसेट में कैश को भी प्लस करते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट अगर आप देखोगे तो कैश में प्लस और लाइबिलिटी में प्लस होता है। फिर था पांचवा स्पेशल ट्रांजैक्शन डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का मतलब होता है बच्चों किसी भी एसेट की वैल्यू में गिरावट, तो आप उस एसेट को कम कर देंगे और क्योंकि इसका नेचर है एक्सपेंस का, तो ये कैपिटल को भी कम कर देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इस वीडियो का क्वेश्चन पूछ लेता हूँ इसी से, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि आपने ध्यान से यहाँ तक वीडियो देख ली है, कि डेप्रीसिएशन का क्या ट्रीटमेंट मैंने बताया है। वैसे अभी बताया, लेकिन इससे पता लग जाएगा कि आपने वीडियो को यहाँ तक एटलीस्ट और इस पोर्शन को देखते हुए पढ़ रहे थे, ठीक है, तो वो कमेंट में कर देना। अच्छा, फिर उसके बाद बच्चों हमने क्वेश्चंस करे थे मेनली, देखो बुक के अलग अलग, वो बहुत ही सिंपल है, आप उसकी प्रैक्टिस मेन वीडियो से कर सकते हैं। जैसे इस तरह का आपका एग्जाम का क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इसमें 4-5 ट्रांजेक्शन्स होंगी। जैसे क्या लिखा है, देखो बिजनेस शुरू करा, एसेट परचेज कर लिया, रेंट पे कर दिया, गुड्स परचेज कर लिए, क्रेडिट पर गुड्स बेच दिए। तो बस आपको हर ट्रांजैक्शन की सही अकाउंटिंग इफेक्ट करनी है। तो जैसे बिजनेस शुरू करा तो कैश में प्लस, कैपिटल में प्लस। फर्नीचर परचेज कर लिया तो कैश से माइनस, फर्नीचर में प्लस। उसके बाद देखो हमने रेंट पे कर दिया तो कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। गुड्स परचेज कर लिए, गुड्स बेच दिए, वो वही ट्रीटमेंट जो आपने सीखे थे। तो एंड में होता क्या है कि जो हमारी फाइनल इक्वेशन हम बनाते हैं वो टैली करती है। तो ये प्रेजेंटेशन है, 3 या 4 नंबर का आपका इसका क्वेश्चन आता है। तो ये तो हो गए ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है अकाउंटिंग बेस्ड। अब इसमें एक वैरायटी का क्वेश्चन बच्चों और आता है, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। इसमें क्या होता है कि इसमें क्वेश्चन आपसे अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं पूछता, इसमें क्वेश्चन आपको कहता है कि भाई मैं ना कुछ चीज़ बता रहा हूँ, मुझे एग्जाम्पल दो जिससे ये होगा। जैसे पहला पॉइंट है इंक्रीज इन वन एसेट और डिक्रीज इन अनदर एसेट। कह रहा है ऐसा कुछ बताओ जिससे एक एसेट बढ़ जाए और दूसरा एसेट घट जाए। तो बच्चे को थोड़ा टाइम लगता है सोचने में कि यार ये क्या होगा। तो बेटर है कि आप ये एग्जाम्पल्स के जो आंसर हैं वो या तो लर्न कर लो, हालांकि आप सोच भी सकते हो, लेकिन बेटर है कि जल्दी करने के लिए लर्न कर लो। तो जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश। अब जब हम गुड्स खरीदते हैं कैश पे तो स्टॉक बढ़ जाता है और कैश कम हो जाता है, तो ये उसका आंसर हो गया। ऐसे ही आप नंबर 5 देखो, नंबर 5 डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन कैपिटल। अब डिक्रीज इन कैपिटल, तो अब देखो सोचना है एसेट भी कम हो कैपिटल भी कम हो, तो ऐसा क्या होगा। तो देखो इसका आंसर है डेप्रीसिएशन, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, जो कमेंट में पूछा भी है। डेप्रीसिएशन से क्या होगा, एसेट कम हो जाएगा और क्योंकि ये एक्सपेंस है तो कैपिटल भी कम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देते हैं, वो खाली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लो या अपने बुक में भी मार्क कर सकते हो। इलस्ट्रेशन 8 होगा अगर आपके पास है तो, और नहीं तो आपने क्लास में मेरे साथ कराई होगा। इसके बाद बच्चों हमारे आखिरी वैरायटी के जो इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं वो होते हैं जिसमें आपसे कोई एसेट, लायबिलिटी या कैपिटल निकलवा सकता है। तो इसके 3 फॉर्मूले बस आप याद रखना। पहला तो आपको पता ही है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अब प्रॉफिट कभी कभी हमें क्वेश्चन में दे रखा होता है, तो प्रॉफिट जो होता है वो हमारे कैपिटल को बढ़ाता है, तो उसको हम कैपिटल में जोड़ लेंगे। और तीसरा फॉर्मूला होता है बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ बड़ा आपको समझाया था कि ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ये एक मेन फॉर्मूला है जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है, फटाफट आप लिख भी सकते हो अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो। तो इसी को घुमा फिरा के अगर मुझे प्रॉफिट निकालना हो तो मैं प्रॉफिट को LHS में छोड़कर बाकी सब RHS में अगर भेज दूं तो यही फॉर्मूला बन जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो इसके हमने जैसे कुछ क्वेश्चंस करे थे, आप प्रैक्टिस कर लेना। जैसे एक क्वेश्चन था, इसमें हमें कैपिटल दे रखी थी और लायबिलिटी दे रखी थी और लॉस दे रखा था, कह रहा है एसेट निकालो। तो पहले हमने लॉस को कैपिटल में से माइनस कर दिया
और फिर अपने फॉर्मूला लगा दिया एसेट का, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो हमारा आंसर आ गया, सिंपल। इसी तरह एक और क्वेश्चन, इसमें हमारे पास क्लोजिंग एसेट और क्लोजिंग लायबिलिटीज दे रखे थे और ओपनिंग कैपिटल दे रखा था, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल हमें नहीं दे रखा था और प्रॉफिट्स हमें नहीं दे रखे थे। तो हमने पहले क्लोजिंग डेट का एसेट माइनस लायबिलिटी करके कैपिटल निकाल लिया, वो आया देखो 40,000, और क्लोजिंग कैपिटल 40,000 थी, ओपनिंग कैपिटल 30,000 थी। इससे हमें पता चल गया कि हमारा प्रॉफिट कितना है, 10,000। तो मतलब ये जो कुछ क्वेश्चंस थे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट थे और मैंने आपको क्लास में भी करवाए थे। बाकी अगर आपको मार्क करना हो बुक में कि सर इंपॉर्टेंट कौन सा है हमारे एग्जाम के नज़रिए से, तो आप ये वाला एक क्वेश्चन मार्क कर सकते हो, जैसे 23। ये एक अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो जैसे इसमें हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग लायबिलिटी है, उसके बाद प्रॉफिट उसने बता दिया, ड्राइंग उसने बता दी, कह रहा है क्लोजिंग कैपिटल निकालो। तो देखो हम फॉर्मूला लगा देंगे, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट, तो हमारा आंसर आ जाएगा। फिर क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला था ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन में वो हमसे क्लोजिंग कैपिटल पूछ रहा था, क्लोजिंग कैपिटल निकालने के बाद फिर वो हमसे क्लोजिंग एसेट्स भी पूछ रहा था, तो हमने एसेट्स का फॉर्मूला लगा दिया, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, उसमें वैल्यू पुट कर दी कैपिटल की, लायबिलिटी गिवन थी, तो हमारा एसेट आ गया। तो मतलब बेसिकली ये वो उस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो 3 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, पूरा चैप्टर आपका 15 मिनट के अंदर रिवाइज हो गया। बस पॉइंट ये है कि आप इसके 2-2 क्वेश्चन एक बार अपने आप करके ज़रूर देख लेना। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, स्पेशल ट्रांजैक्शंस, अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी कैसे है, एक वो रिवर्स वाला क्वेश्चन कि वो बोलेगा कि इसका एग्जाम्पल दो, और लास्ट वेराइटी ये वाले, बस। तो ये इस पूरे चैप्टर का कार्यक्रम था। चलो शुरू करते हैं सर। तो देखो बच्चों, इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि अकाउंट किसे कहते हैं। एक टर्म है अकाउंट। तो अकाउंट का मतलब अब आपको पता है कि भाई अलग अलग तरह के अकाउंट होते हैं, क्रेडिटर अकाउंट, डेटर अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। तो अकाउंट बेसिकली एक ऐसा टी शेप बक्सा है जिसके 2 पार्ट्स हैं, एक है लेफ्ट पार्ट, एक है राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट को कहते हैं डेबिट, राइट पार्ट को कहते हैं क्रेडिट। लेफ्ट में भी 4 कॉलम हैं, राइट में भी 4 कॉलम हैं, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और रुपी। तो जैसा आप देख रहे हो, तो इसको बोला जाता है अकाउंट। लेकिन इस अकाउंट के अंदर किस साइड रिकॉर्ड करना है, इसमें दिक्कत आई। क्या मतलब सर? आप किसी भी ट्रांजैक्शन को डेबिट में रिकॉर्ड करोगे या क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे, इस पर रूल्स बनाए गए, जिस पर ये चैप्टर बना हुआ है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो इसको बच्चों 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहले हम कहते हैं ट्रेडिशनल रूल्स। ट्रेडिशनल रूल्स का मतलब होता है वो रूल्स जो पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, और दूसरे होते हैं मॉडर्न रूल्स जो आपके लिए नए बनाए गए हैं, जिसको आपको फॉलो करना चाहिए और जो आपके लिए ईजी भी हैं। तो पहले मैं ट्रेडिशनल रूल्स सिखा देता हूँ। ट्रेडिशनल रूल्स में मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी अकाउंट को मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट या इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। और इम्पर्सनल अकाउंट सिर्फ 2 ही होते हैं, जिसको बोलते हैं रियल और नॉमिनल। अब इनके बारे में हम डिटेल में देखते हैं कि कौन क्या है, फिर रूल्स बताऊंगा। पर्सनल अकाउंट में जो पहले होते हैं नेचुरल पर्सन, उनका मतलब है कि कोई भी नेचुरल बॉडी, जैसे राम, श्याम, मोनू, सोनू, सीता, गीता एटसेट्रा, इन सब लोगों को हम नेचुरल पर्सन बोलते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है जो क्रिएशन ऑफ गॉड नहीं है, जिनका जन्म आर्टिफिशियली हुआ है, लेट से कोई सोसाइटी, कोई क्लब, कोई कंपनी, कोई बैंक एटसेट्रा। और तीसरे होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, जो बहुत ही स्पेशल हैं। ये वैसे अकाउंट्स होते हैं जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल। अब कैपिटल किसे रिप्रेजेंट कर रही है? ओनर को। या फॉर एग्जांपल ड्राइंग किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनर को। तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होते हैं। और सबसे खास बात इनकी मैंने जो बीच में आपको सिखाई थी, अगर वो याद करवाऊं, कि किसी भी नॉमिनल नेचर के अकाउंट के आगे या पीछे कोई प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाए तो उसको भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बोलते हैं। ये बात इसकी सबसे यूनिक है। तो ये सारे होते हैं पर्सनल। दूसरे होते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब होता है सारे के सारे हमारे एसेट्स, यानी कि जो भी आप सोच सकते हो, कैश, गुडविल, मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब। लेकिन इसमें 2 मेन एक्सेप्शन होते हैं। एक होता है बैंक बैलेंस,
क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल बॉडी है तो हम उसको आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। और दूसरे होते हैं डेटर्स। डेटर्स क्योंकि नेचुरल पर्सन्स हैं तो उनको हम बोलते हैं नेचुरल पर्सन। इन दोनों को छोड़कर मेनली बाकी सारे एसेट्स हमारे क्या होते हैं, रियल अकाउंट्स। तीसरी कैटेगरी होती है नॉमिनल। नॉमिनल हम सब जानते हैं क्योंकि आगे भी पढ़ते हैं, ऑल द एक्सपेंसेस या लॉसेस या ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। कोई भी नुकसान, कोई भी फायदा, कोई भी खर्चा, कोई भी रेवेन्यू, ये सब नॉमिनल होते हैं। अब इन्हीं के रूल्स बनाए गए जो हमें पता होने चाहिए। 3 गोल्डन रूल्स हैं जिसको मैंने कहा था टैटू करवा लीजिए। रूल्स हैं, अगर हम पर्सनल की बात करें, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल की बात करें, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल की बात करें तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, खर्चे और नुकसान, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, मतलब फायदे और इनकम। तो ये हैं ट्रेडिशनल रूल्स। लेकिन जब हम मॉडर्न रूल्स की बात करते हैं तो मॉडर्न रूल्स में 5 क्लासिफिकेशन की जाती है, जिसको याद रखने का कोड बहुत ही सिंपल है, क्लियर, CLEAR, क्लियर। C का मतलब होता है कैपिटल, L का मतलब होता है लाइबिलिटी, E का मतलब होता है एक्सपेंस, A मतलब एसेट, R मतलब रेवेन्यू। अब सोचना कैसे है, कैपिटल तो कैपिटल है ही, लाइबिलिटी कोई भी लाइबिलिटी जो आप सोचो, जैसे क्रेडिटर, लोन, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एटसेट्रा। एक्सपेंस कोई भी एक्सपेंस, रेंट, सैलरी, परचेज, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा। एक एसेट कोई भी एसेट, डेटर, कैश, बिल्स रिसीवेबल, बिल्डिंग, गुडविल एटसेट्रा। और रेवेन्यू जो भी आपकी इनकम या फायदा, सेल्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड एटसेट्रा। तो हम किसी भी अकाउंट को इन 5 तरह से क्लासीफाई करते हैं, क्लियर। अब इसके रूल क्या होते हैं डेबिट क्रेडिट के, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके रूल बहुत ही सिंपल हैं क्योंकि इसमें कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू जो काले रंग से लिखे हैं उन तीनों के रूल सेम चलते हैं। क्या है, बढ़ने पर क्रेडिट करते हैं और घटने पर डेबिट करते हैं। लेकिन एक्सपेंस और एसेट के रूल्स दोनों के एक जैसे होते हैं और इनसे विपरीत होते हैं। एसेट और एक्सपेंस बढ़ने पर डेबिट करते हैं और घटने पर क्रेडिट करते हैं। तो ये सिंपल सा बक्सा आपको याद रखना है, ये हैं मॉडर्न रूल्स। बाकी अगर मैं इसके सवाल आपको दिखाऊं जो हमने करे थे, बहुत ही सिंपल थे, जिसमें 2 चीज़ें हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए। जब हम कोई अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट में लाने के बाद हम डेबिट में बहुत सारी पोस्टिंग करते हैं, क्रेडिट में बहुत सारी पोस्टिंग करते हैं। पोस्टिंग करने के बाद जब हम टोटलिंग करते हैं, उस टोटल करने की प्रक्रिया को कहते हैं कास्टिंग। क्या कहते हैं, कास्टिंग। तो नीचे आज की आपकी वीडियो में यही आपको कमेंट करना है कि सर ने क्या बोला, टोटल करने को क्या बोलते हैं, कास्टिंग। तो बस कमेंट कर देना, मैं समझ जाऊंगा आपने ये पार्ट सुना। और फिर जब हम बैलेंस निकालते हैं इधर या इधर कहीं पर भी, तो उसको बोलते हैं बैलेंसिंग। अब इसमें एक चीज़ क्रूशल ध्यान रखना, सब बच्चे चाहे रट लेना या समझ लेना, जब हमारे डेबिट्स के टोटल ज़्यादा होते हैं तो हमारा बैलेंस क्रेडिट साइड पर बचता है। जैसे इस एग्जाम्पल में बच रहा है 15,000 रुपये, तो हम क्रेडिट साइड पर बचने वाले बैलेंस को बोलते हैं डेबिट बैलेंस। तो बहुत सारे बच्चे रट लेते हैं सिंपल भाषा में कि क्रेडिट में बचेगा तो डेबिट बैलेंस, और अगर डेबिट में बचेगा तो क्रेडिट बैलेंस। तो चाहे आप भी रट लो, लेकिन पता होना चाहिए। तो ये है बैलेंस। तो देखो बच्चों, अब इसके क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक कैटेगरी तो होती है इस तरह के क्वेश्चनों की, वो आपको बहुत सारे अकाउंट्स देगा और कहेगा इसमें से बताओ रियल क्या है, पर्सनल क्या है, नॉमिनल क्या है। तो ये हमने जैसे डिस्कस करे थे, आप इसी तरह अपने आंसर्स को बता सकते हो। वेरी सिंपल, रूल्स को ध्यान रख के आपको बताना है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में आपसे पूछ सकता है तो आप क्लियर के हिसाब से बता दोगे। फिर क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि आप इसके बढ़ने को किस साइड पर रिकॉर्ड करोगे। तो इसमें आपको अब रूल लगाना पड़ेगा। लेट से कि एक्सपेंस और एसेट अगर है तो आप लिखोगे डेबिट साइड, क्योंकि बढ़ने पर हम डेबिट करते हैं। लेकिन कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू है तो आप लिखोगे क्रेडिट साइड, क्योंकि कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू को बढ़ने पर हम क्रेडिट करते हैं। तो बस ये आपका क्वेश्चन बन गया। इसी तरह हमने एक और क्वेश्चन करा था, ये भी साइड पूछ रहा था, डिक्रीज होने पर कहाँ लिखेंगे, तो आप अकॉर्डिंगली बता दोगे, यहाँ लिखेंगे। अब इसमें एक और बच्चों बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको एक ट्रांजैक्शन देता है और कहता है इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या डेबिट क्या क्रेडिट। तो देखो बच्चों, जैसे हमारी एक ट्रांजैक्शन है, मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो देखो इससे क्या होता है, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में सीखा कैश भी बढ़ता है और कैपिटल भी बढ़ती है। तो हम इस बात को ऐसे शो करते हैं कि इसमें 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, कैश और कैपिटल।
कैश का बढ़ना मतलब एसेट का बढ़ना, तो इसीलिए उसको डेबिट करेंगे। कैपिटल का बढ़ना, तो कैपिटल का रूल है बढ़ने पर क्रेडिट करेंगे। तो ये हमें लिखना पड़ता है कि कैश को हम डेबिट करेंगे और कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह से हमने हर ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को कवर किया होता है। एक बढ़ता है तो कुछ डेबिट होगा और दूसरा अगर बढ़ता या घटता है तो क्रेडिट होगा। आखिरी वैरायटी होती है बच्चों टी शेप अकाउंट बनाने की, जिसमें आप इस तरह से, अगर वो कहता है मशीन अकाउंट बनाओ या कोई भी अकाउंट बनाओ तो आप बना सकते हो। इसको बनाने का सिंपल सा रूल है कि लेट से हम मशीन अकाउंट बना रहे हैं, तो मशीन एक एसेट अकाउंट होता है। तो एसेट का रूल क्या है, बढ़ने पर डेबिट साइड पर लिखेंगे, घटने पर क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। तो वही इस एग्जाम्पल में हमने कर रखा है। देखो, जब हमने मशीन खरीदी वो बढ़ गई तो डेबिट में लिख दिया, और जब मशीन बेची या डेप्रिसिएशन हो गया तो क्रेडिट में लिखा। मतलब सिंपल सोचना है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट कम होगा तो क्रेडिट, और फिर टोटल करके बैलेंस निकाल दिया। तो ये पूरा चैप्टर सिर्फ इतना है। 3 वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, 2 रूल्स याद रखने हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न, बस। तो आई होप बच्चों आपको पूरा आज का ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। तो आपको अगर एग्जाम के लिए कभी भी पढ़ना हो तो बस आप ये 10 मिनट की मेरी कमेंट्री सुन लेना, आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन भी पता लग जाएगा और दोनों रूल्स अच्छे से याद हो जाएंगे। बाकी एक बार आप भी इसको याद करके 1-2 क्वेश्चन हाथ से ज़रूर करके देख लेना, फिर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। इस चैप्टर में बेसिकली हमें 2 चीज़ें पढ़नी होती हैं, जैसा आप देख रहे हैं, एक है सोर्स डॉक्यूमेंट और दूसरा है वाउचर। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था। तो देखो बच्चों, सबसे पहला टर्म है सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि जब हम अकाउंटिंग में कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो हमें उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का जो सबूत होता है, ऐसा एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एविडेंस, उसे बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। अब ये सोर्स डॉक्यूमेंट कुछ उदाहरण यहाँ पर हमें दे रखे हैं, जैसे कैश मेमो, इनवॉइस और बिल, रिसिप्ट, पे इन स्लिप, चेक, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट। अब ये सब क्या है, इन सब का यूज़ कहाँ पर होता है वो हमें पता होना चाहिए, जो मैं आपको भी ऊपर से बताता हूँ। तो देखो बच्चों, सबसे पहले कैश मेमो क्या होता है। कैश मेमो का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप गुड्स को बेचते हो और बदले में कैश लेते हो, तब बनता है कैश मेमो। इनवॉइस किसे कहते हैं, इनवॉइस या बिल जब हम गुड्स बेचते हैं क्रेडिट पर, उधार पर, तो फिर हम एक इनवॉइस बनाकर देते हैं। तीसरा है रिसिप्ट। रिसिप्ट होता है बेसिकली एक डुप्लीकेट कॉपी, कि अगर आपने किसी से कैश लिया या आपने किसी को कैश दिया तो वो व्यक्ति एक रिसिप्ट देता है, वो साइन करके बोलता है, जो भी हम नीचे डेमो में देखेंगे, कि ये मैंने पैसे रिसीव कर लिए, तो वो भी एक सबूत होता है। इसी तरह होता है पे इन स्लिप। आप जब बैंक में चेक डिपॉजिट करते हो तो आप अपने चेक की सारी डिटेल्स उसमें मेंशन करते हो कि मैंने इतने रुपए का चेक भरा है और ये मेरा अकाउंट नंबर है, और बैंक उस पर आपको एक ठप्पा लगा के आपको वापस देता है, जिसको बोलते हैं पे इन स्लिप। बाकी चेक तो आपको पता ही है कि क्या है, जो एक लिखित छोटा सा इस तरह का रेक्टेंगुलर शेप का होता है, जिसमें आप अमाउंट भरते हो, अपने साइन करते हो और बैंक में डिपॉजिट करते हो। बाकी डेबिट नोट किसे कहते हैं, जब हम परचेज रिटर्न करते हैं, यानी कि जब हम अपने क्रेडिटर को गुड्स वापस लौटाते हैं, तब हम उसको ये कहते हैं कि भाई हम तुम्हें डेबिट कर रहे हैं, तो इसीलिए तब क्रिएट करते हैं डेबिट नोट। और क्रेडिट नोट होता है इसका उल्टा, जब गुड्स हमारे बेचे हुए हमारे पास वापस आते हैं, मतलब जब हम सेल्स रिटर्न हमारे पास वापस आती है, तब हम अपने डेटर को कहते हैं कि भाई ठीक है, तुमने गुड्स वापस कर दिए, हम तुम्हें क्रेडिट करते हैं, और तब इशू होता है क्रेडिट नोट। तो ये हमारे होते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स। अब मैंने आपको इनके कुछ डेमो भी दिखाए थे, जैसे कैश मेमो, वो इस तरह का होता है। हालांकि ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक इलस्ट्रेशंस हैं कि किस तरह के नज़र आते हैं कैश मेमो, कि भाई देखो मैंने ये सब चीज़ें बेची और बदले में 14,000 रुपये कैश मिल गया, कैश मेमो। इनवॉइस होता है जो बेसिकली जब हम गुड्स क्रेडिट पर बेचते हैं, तो उसमें भी इस तरह का आपको एक डेमो नज़र आ रहा है, कस्टमर का नाम आ गया, जो सामान है वो आ गया और टोटल अमाउंट आ गया। बाकी इस तरह से सिग्नेचर आ गए सेल्स मैनेजर के, तो ये होता है एक इनवॉइस। इसके अलावा रिसिप्ट, जब हम किसी से पैसे ले लेते हैं या चेक ले लेते हैं, तो इस तरह की हम रिसिप्ट बनाते हैं। देखो लिखा है रिसीव्ड विथ थैंक्स फ्रॉम, मतलब जिस भी आदमी से हमने पैसा रिसीव करा, जितने रुपए रिसीव करा, जिस डेट को रिसीव करा, वो सब उस पर लिख कर साइन करके दे देते हैं। पे इन स्लिप ऐसी नज़र आती है कुछ कुछ,
कि भाई आपने बैंक में पैसा जमा करा या चेक जमा करा, कितने रुपए का था, उसमें अपने साइन करो, अपना अकाउंट नंबर लिखो, तो इस तरह का होता है पे इन स्लिप। बाकी डेबिट नोट जो मैंने आपको बताया कि जब हम परचेज़ रिटर्न करते हैं तो फिर हम डेबिट नोट इशू करते हैं, यानी कि अपने क्रेडिटर को कहते हैं कि हम तुम्हें डेबिट कर रहे हैं। इसी तरह क्रेडिट नोट जब सेल्स रिटर्न होती है तो हम अपने डेटर को इशू करते हैं और हम अपने डेटर को कहते हैं कि भाई हम तुम्हें क्रेडिट कर रहे हैं, तो नाम पड़ गया क्रेडिट नोट। तो ये होते हैं हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स। अच्छा जी, दूसरा पोर्शन है चैप्टर के अंदर वाउचर। वाउचर मैंने आपको बताया था कि बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट वाले ही और दूसरे होते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स। सोर्स डॉक्यूमेंट तो आपने देख ही लिया। अब अकाउंटिंग वाउचर्स मेनली होते हैं 3 प्रकार के, वो आप देख लो क्या क्या। जब हम कैश की कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तब या तो होता है डेबिट वाउचर या होता है क्रेडिट वाउचर। वो कैसे पता चलेगा वो भी थोड़ी देर में बताता हूँ। और अगर आप कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन करते हो, मतलब जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफ़र वाउचर। तो टेक्निकली 3 तरह के वाउचर्स आपको बनाने को आ सकते हैं, आपसे पूछ सकता है। एक होता है डेबिट वाउचर, एक होता है क्रेडिट वाउचर, ये दोनों कैश वाउचर के अंदर आते हैं, और तीसरा होता है ट्रांसफ़र वाउचर जो कि नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए बनता है। अब इनको बनाना और इनका लॉजिक बहुत सिंपल है। देखो, जैसे एक इलस्ट्रेशन मैंने आपको करवाया था, आपने जर्नल एंट्री चैप्टर पढ़ लिया ना। हमने यहाँ पर गुड्स खरीदे हैं, तो गुड्स खरीदने की आप क्या एंट्री करते हो? देखो, जैसे बॉट इलेक्ट्रिकल गुड्स, तो पहली एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो टू कैश छोड़ दो, लेकिन आप डेबिट किसे कर रहे हो? परचेज अकाउंट को, है ना। इसी तरह पेड वेजेस की एंट्री क्या होगी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये दोनों कैश ट्रांजैक्शंस हैं। तो कैश ट्रांजैक्शन में आप पहले एंट्री में, पहले केस में परचेज को डेबिट कर रहे हो, दूसरे एंट्री में वेजेस को डेबिट कर रहे हो, तो ऐसे में जो नोट बन रहा है उस नोट को कहते हैं डेबिट नोट या डेबिट वाउचर। तो ये जो आप देख रहे हो, परचेज अकाउंट, वेजेस अकाउंट, डेबिट, इनके लिए हम इस तरह का क्या बनाते हैं? डेबिट वाउचर। अब वाउचर का स्ट्रक्चर जो होता है वो थोड़ा सा एक फॉर्मेट है, वो ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बस आप येलो कलर में जो हाईलाइटेड है वो देखो लिखा हुआ है डेबिट, और डेबिट के आगे क्या अकाउंट मेंशन है? परचेज अकाउंट। तो इसको बोलते हैं डेबिट वाउचर। इसी तरह दूसरी एंट्री में क्या था? वेजेस अकाउंट डेबिट। तो देखो दूसरा डेबिट वाउचर कैसे बनेगा? डेबिट लिखेंगे और किस अकाउंट को लिखेंगे? वेजेस अकाउंट को। तो ये डेबिट वाउचर्स होते हैं। अच्छा, इसी तरह मान लो कुछ और करते हैं, क्रेडिट वाउचर्स देखते हैं। अब मान लो आपने गुड्स बेचे ऑन कैश, क्या एंट्री करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, यानी कि आपने क्रेडिट किसको करा? टू सेल। सेकेंड एंट्री, सोल्ड ओल्ड टाइपराइटर फॉर कैश, क्या एंट्री करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू टाइपराइटर, तो आपने क्रेडिट किसको करा? टाइपराइटर को। थर्ड एंट्री, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, क्या एंट्री करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो क्रेडिट किसको कर रहे हो? बैंक को कर रहे हो। तो जब भी आप कोई कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उसमें देखो तीनों केसेस में, पहले में सेल को क्रेडिट कर रहे हो, दूसरे में टाइपराइटर को क्रेडिट कर रहे हो, तीसरे में बैंक को क्रेडिट कर रहे हो। तो अब हम क्रेडिट वाउचर बना सकते हैं, और तीनों ही क्रेडिट वाउचर्स के अंदर हम क्रेडिट में लिखेंगे सेल अकाउंट, दूसरे में लिखेंगे टाइपराइटर अकाउंट, तीसरे में लिखेंगे क्रेडिट में बैंक अकाउंट। तो ये देख लो आप, ये होते हैं क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट सेल अकाउंट, दूसरे में ऐसी क्रेडिट मान लो बनाते तो लिख देते टाइपराइटर अकाउंट, तीसरे में ऐसी अगर क्रेडिट बनाते तो लिख देते बैंक अकाउंट। तो ये होते हैं क्रेडिट वाउचर। अच्छा, अब आते हैं कुछ ऐसे मान लो जो कि नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। अब नॉन कैश ट्रांजैक्शन मतलब लेट से आपने गुड्स बेचे, सेल करी उधार पे, क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है? डेटर अकाउंट डेबिट, जैसे इसमें हमने सेल करी है मुरली लाल एंड सन्स को, तो मुरली लाल एंड सन्स डेबिट टू सेल, है ना। तो अब देखो इसमें हम ट्रांसफ़र वाउचर कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमारी एंट्री है मुरली लाल डेबिट टू सेल्स। तो ट्रांसफ़र वाउचर का मतलब है अब हमें डेबिट का मुरली लाल और क्रेडिट की सेल्स दोनों को वाउचर में शो करना है। इस वाउचर को बोलते हैं ट्रांसफ़र वाउचर। तो देखो जी, वाउचर कैसा है? ऐसा है, इसको ट्रांसफ़र वाउचर बोलते हैं। डेबिट भी लिख रहे हैं, डेबिट किसको कर रहे हैं ऊपर येलो में? मुरली लाल, और क्रेडिट किसको कर रहे हैं? सेल्स को। तो जब हम डेबिट और क्रेडिट दोनों लिखते हैं एक ही वाउचर के अंदर तो उसको बोलते हैं ट्रांसफ़र वाउचर। तो 3 तरह के वाउचर होते हैं, बस खत्म हो गया चैप्टर। ये था ट्रांसफ़र वाउचर, पहला वाला था डेबिट वाउचर, दूसरा वाला था क्रेडिट वाउचर। डेबिट और क्रेडिट वाउचर्स होते हैं कैश वाले, और ये होता है नॉन कैश वाला, इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र वाउचर। तो बस ये था आपका चैप्टर।
तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताना कि आपको ये चैप्टर ईजी लगा और सारा समझ आया कि नहीं। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपना अगला इम्पॉर्टेंट चैप्टर।